एंड हियर आई एम बैक अगेन। और अब मैं आप सभी के सामने लाने वाला हूं एक स्कीम। क्या बात कर रहे हो सर, स्कीम? हाँ जी सर, स्कीम। स्कीम शब्द सुनते ही SCHEME, स्कीम शब्द सुनते ही आप सभी को हंसी आती है, क्योंकि स्कीम वर्ड ही अपने आप में सार्केज्म क्रिएट करता है। वो कौन सी मूवी थी फटाफट से सभी जने मुझे बताएंगे, जहां पर स्कीम थी एक का डबल, 10 करोड़ दो और 7 दिन के अंदर 20 करोड़, एक का डबल। बिल्कुल सही जवाब, सारे बच्चों ने सही जवाब दिया। फिर हेरा फेरी, तो फिर हेरा फेरी के अंदर हमने एक स्कीम देखी थी, और उसी तरह से गवर्नमेंट भी एक स्कीम लेकर आई है, और वही स्कीम अब मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। इस स्कीम का जो इंटेंशन है, जो इसके पीछे का मोटिव है, वो गवर्नमेंट से जब पूछा गया तो गवर्नमेंट ने कहा साहब हम ये स्कीम लेकर आ रहे हैं क्योंकि हम कंप्लाइंस बर्डन, क्या बोला उन्होंने, COMPLIANCE, कंप्लाइंस बर्डन क्या करना चाहते हैं, रिड्यूस। कंप्लाइंस बर्डन रिड्यूस करना चाहते हैं, यानी कंप्लाइंस बर्डन को कम करना चाहते हैं। गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई है, और स्कीम में गवर्नमेंट कह रही है साहब हम जो है वो कंप्लाइंस बर्डन कम करना चाहते हैं, हम जनता के हित में विचार करते हैं, हम जनता का हित चाहते हैं, टैक्स पेयर का हित चाहते हैं। जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो जीएसटी में टैक्स देता है, हम चाहते हैं उसे बार बार सीए के ऑफिस के धक्के ना खाने पड़े, सीए के चक्कर ना लगाने पड़े, तो हम उसका कंप्लाइंस बर्डन कम करना चाहते हैं। तो भैया जी पूछा गया कि कंप्लाइंस बर्डन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लाइंस बर्डन? तो बोला साहब कंप्लाइंस जहां आपको साल में 12 GSTR 1 भरने पड़ते हैं, जहां आपको साल में GSTR 3B कितने भरने पड़ते हैं, 12 भरने पड़ते हैं। इसे साहब गवर्नमेंट ने कहा साहब ये कंप्लाइंस बर्डन है, ये है कंप्लाइंस बर्डन कि साल में हर महीने आपको GSTR 1 भरना है, हर महीने आपको GSTR 3B भरना है, साल में 12 GSTR 1 भरने हैं, 12 आपको R3B भरने हैं। झंझट ही झंझट है। तो गवर्नमेंट ने कहा साहब कि जो छोटा इंसान है, जो छोटा इंसान है उसे हम इस स्कीम का बेनिफिट देना चाहते हैं, बड़े आदमी को नहीं। बड़ा आदमी तो करोड़ों में, लाख करोड़ों में, अरबों में, खरबों में खेल रहा है, जिसका इतना हैवी टर्नओवर है, जो इतने खरबों में, अरबों में काम कर रहा है, उसके लिए कभी कोई फायदा होता है क्या? उसके लिए कभी कोई फायदा नहीं होता। फायदा हमेशा किसके लिए लेके आया जाता है? छोटे आदमी के लिए, छोटे आदमी के लिए। तो हमने कहा पहले ये तो बताओ फायदा क्या है, हमने कहा ये तो बताओ फायदा क्या है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इस स्कीम के अंदर हम जो है वो आपका कंप्लायंस बर्डन क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। जहां आपको 12 GSTR 1 भरने पड़ते थे, हम साहब इसको 4 GSTR 1 कर देंगे, कि साल में सिर्फ और सिर्फ आपको 4 ही GSTR 1 भरने हैं, और 4 ही आपको GSTR 3B भरने हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कंप्लायंस बर्डन रिड्यूस करने का मोटिव लेकर गवर्नमेंट यहां पर ये स्कीम लॉन्च करना चाहती है, कंप्लायंस बर्डन रिड्यूस करने का मोटिव लेकर। किसको मिलेगा इसका बेनिफिट? छोटे लोगों को। तो पूछा गया था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ छोटे लोग, छोटे लोग शब्द से आपका क्या तात्पर्य है? तो गवर्नमेंट ने कहा साहब कि जहां छोटे लोगों की बात होगी तो छोटे लोगों की डेफिनेशन बता रहे हैं, छोटे लोगों की डेफिनेशन बता रहे हैं। और छोटे लोगों की डेफिनेशन में बोला रजिस्टर्ड पर्सन हुज कौन सा टर्नओवर? हमेशा की तरह जीएसटी में एक ही टर्नओवर होता है दोस्त, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6, एग्रीगेट टर्नओवर। रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन दी हमेशा की तरह प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल में, इज अप टू कितना, 5 करोड़, 5 CRORE, 5 करोड़। क्या बोल दिया? हर वो रजिस्टर्ड पर्सन जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, अगर उसका पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर, क्या बोला, अगर उसका पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है, अप टू बोला है, अप टू मतलब कि 5 करोड़ तक अगर उसका टर्नओवर है, यानी कि 5 करोड़ और 5 करोड़ से कम, तो वो इस स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। तो वो इस स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। सर क्या मतलब है? मतलब ये कि भाई साहब ये स्कीम जो है ना, ये एक ऑप्शनल स्कीम है। कैसी स्कीम है? ऑप्शनल स्कीम, मैंडेटरी नहीं है। यानी कि अगर आप 5 करोड़ वाले, यानी कि अगर आप 5 करोड़ वाले या 5 करोड़ से कम वाले रजिस्टर्ड पर्सन हो, तो उस केस में आप चाहो तो इस स्कीम को अपना सकते हो। जोर जबरदस्ती नहीं है साहब, आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही कि आपको इस स्कीम को ऑप्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहो तो ऑप्ट कर सकते हो।
ऑप्शनल स्कीम यहां पर बना के दी गई। और इस स्कीम का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट मैं आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से दिखा चुका हूं, बता चुका हूं। बेनिफिट ये रहा साहब कि आपने 4 ही GSTR 1 भरने हैं और 4 ही आपने GSTR 3 भी भरने हैं पूरे साल में, इन द होल फाइनेंशियल ईयर। पूरे साल में जो 12 भरने पड़ते थे, अब 4 भर के भी आपका काम हो जाएगा। दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, बहुत ही बढ़िया स्कीम है। ऐसा ही कुछ दिख रहा है ना कि अरे वाह सर, ये तो बढ़िया काम हो जाएगा। लेकिन मुझे बताओ, समझदार बच्चों ने बात पकड़ भी ली कि सर 4 GSTR 1 भरने का मतलब ये हुआ जहां 12 भरते थे तो वहां मंथली था, इसलिए 12 भरते थे। और बच्चे समझ गए कि सर यहां पर क्वार्टरली होगा, क्योंकि 4 बार भरना, इसका मतलब यह है कि 12 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 3, यानी 3 महीने में अब भरना पड़ेगा। और 3 महीने का क्या होता है? याद करो सेक्शन 2 डेफिनेशंस। 3 महीने का क्या होता है? 3 महीने का क्वार्टर होता है। तो डेफिनेशंस के अंदर क्वार्टर की डेफिनेशन भी हमने देखी थी। तो जहां काम आप कर रहे थे मंथली, जहां आप मंथली काम करके चल रहे थे, वहीं अब आप क्वार्टरली फाइलिंग करके चलेंगे। मंथली फाइलिंग थी, अब यही फाइलिंग आपकी क्वार्टरली होगी। मेरी बात पे ध्यान देना और इसको ध्यान से सुनना। क्या बोला? एक गवर्नमेंट स्कीम लेगी। स्कीम का नाम नहीं बताऊंगा मैं, स्कीम का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे स्कीम के नाम से प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि नाम क्या होना चाहिए था और नाम क्या रखा। नाम गलत रखा मेरे हिसाब से, और वो मैं प्रूफ भी आपको करके दूंगा इस लेक्चर के अंदर। पहले मुझे बताओ कि क्या मैंने अभी तक आपको बताया? मैंने बताया साहब गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई है। ये वो वाली स्कीम नहीं है, एक का डबल वाली स्कीम नहीं है। गवर्नमेंट ने स्कीम का मोटिव क्या बताया? कंप्लायंस बर्डन कम करना। तो हमने पूछा था कंप्लायंस बर्डन का मतलब, साहब 12 GSTR भरने पड़ते हैं, चाहे GSTR 1 हो चाहे 3 भी हो, 12 भरने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा साहब हम छोटे लोगों को बेनिफिट करने के लिए, बड़े लोग तो वैसे ही बड़े हैं साहब, उनके पास तो बहुत पैसा है, वो तो 1 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 20-20, 30-30 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी कंपनी पे नौकरी में रख सकते हैं। वो तो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने यहां पर नौकरी पे रख सकते हैं, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, उनको तो 12 क्या, अगर 12 से ज्यादा भी भरने पड़े तो उनसे भरवा लेंगे। लेकिन छोटा आदमी बेचारा, छोटी दुकान करने वाला, उसको परेशान नहीं हो, इसलिए हम ये स्कीम उसके बेनिफिट के लिए लेकर आ रहे हैं। तो हमने पूछा साहब छोटे लोग का मतलब क्या है? तो बोला साहब रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ तक था, यानी कि 5 करोड़, 5 करोड़ से कम, अप टू, तो उसको हम बोल रहे हैं कि साहब तू चाहे तो इसे अपना सकता है, इस फायदे को अपना सकता है। स्कीम हमेशा ललचाती है, आपको दिखाती है साहब अरे वाह बहुत बेनिफिट है, एक का डबल हो रहा है, 7 दिन में 10 करोड़ का 20 करोड़ हो जाएगा। देखो साहब, जब मैं एनालिसिस करके दूंगा तब मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग डिसाइड करना कि क्या वाकई ही में गवर्नमेंट ये जो स्कीम लेकर आई, ये क्या वाकई में बेनिफिशियल थी, क्या वाकई में इसने कंप्लायंस बर्डन, जिस मोटिव के साथ ये लाई गई थी, क्या वाकई में कंप्लायंस बर्डन कम हुआ क्या? आप लोग ये डिटरमाइन करना, मैं नहीं करूंगा, आप लोग डिटरमाइन करना कि वाकई में क्या कंप्लायंस बर्डन कम हुआ कि कंप्लायंस बर्डन कम नहीं हुआ, क्या वाकई में बेनिफिशियल थी या बेनिफिशियल नहीं थी। आप डिटरमाइन करके चलना। बिल्कुल सर, हम आपको बताएंगे कि हमें क्या लगा, लेकिन अभी तक जो हमने समझा उसके हिसाब से स्कीम क्या है? ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है? हाँ जी सर ठीक है। अब सुनो, मैंने कहा साहब जो पहली प्रॉब्लम नंबर 1, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर? प्रॉब्लम नंबर 1 गवर्नमेंट को इस स्कीम को लाते समय दिखाई दी, वो ये दिखाई दी, प्रॉब्लम नंबर 1 जो गवर्नमेंट को दिखाई दी वो ये दिखाई दी, गवर्नमेंट ने कहा साहब ओ भाई साहब पहले तो हम 12 GSTR 3 भी भरवाते थे, तो साल में 12 महीने गवर्नमेंट को टैक्स का रेवेन्यू कलेक्ट होता था, क्योंकि जब भी आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ता था, यानी कि सेट ऑफ कराना पड़ता था, तो उस वक्त आप क्या करते थे? अपना क्रेडिट खत्म करते थे, आउटपुट लायबिलिटी से सेट ऑफ करा लेते थे, और अगर कुछ जेब से जमा कराना पड़ता था, अगर आपकी क्रेडिट कम होती थी तो आपको कैश लेजर से चालान बनाकर डिपॉजिट कराना पड़ता था। हाँ सर, तो वो डिपॉजिट भी आप हर महीना करा देते थे। अगर क्रेडिट कम होती थी तो हर महीना में पेमेंट भी, डिपॉजिट भी कराकर पेमेंट करता था, है ना। लेकिन अब तो दिक्कत हो जाएगी साहब, अब तो साल में केवल 4 बार ही, यानी सिर्फ 4 महीने ही ऐसे होंगे जब लोग गवर्नमेंट को पैसा देंगे। तो दिक्कत हो गई, ये तो दिक्कत हो गई साहब, क्योंकि R1 भी आपने क्या करवा लिया? R1 भी आपने 4 बार कर दिया, यानी कि क्वार्टरली करवा दिया। तो गवर्नमेंट ने बोला सब लायबिलिटी भी क्वार्टरली पता पड़ रही है, लेकिन उससे हमको क्या मतलब? हमको तो टैक्स से मतलब है, तो हमारा टैक्स का रेवेन्यू तो कम हो गया ना। जहां हमें हर महीना टैक्स मिलता था, वहां अब हमें टैक्स 3 महीने में एक बार ही मिलेगा। यानी इसका अगर कोई शॉर्टफॉल बनता है, 1000 रुपए का लायबिलिटी है और 800 रुपए ही क्रेडिट है, 200 रुपए का शॉर्टफॉल बनता है, तो 200 रुपए ये जो कैश में डिपॉजिट कराएगा, ये सीधा कब कराएगा? अब तीसरे महीने खत्म होने के बाद, क्वार्टर खत्म होने के बाद।
तो गवर्नमेंट को जो पहली प्रॉब्लम नजर आ गई साहब इस स्कीम के अंदर, वो ये नजर आई कि शॉर्टफॉल पेमेंट कब होगा, शॉर्टफॉल का बोलो, या लिखूं मैं? हाँ सर आप लिखो कि शॉर्टफॉल पेड आफ्टर थर्ड मंथ, तीसरे महीने के बाद, आफ्टर थर्ड मंथ, जब मैं फाइनली अपना GSTR 3B फाइल करूंगा उस वक्त पेमेंट करूंगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम कम्स इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट अंडर दिस स्कीम। सॉल्यूशन क्या लेकर आई गवर्नमेंट? सॉल्यूशन सुनिएगा साहब, सॉल्यूशन सुनकर आप सबको बहुत हंसी आएगी जब आप सॉल्यूशन सुनेंगे साहब। अब धीरे धीरे शुरुआत हो रही है साहब ये स्कीम की, पता लगेगा आपको कि स्कीम अच्छी है कि खराब है। गवर्नमेंट ने पता है क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला यार ये तो दिक्कत हो जाएगी, तो एक काम करो फिर, डिपॉजिट तो साहब हर महीने कराना पड़ेगा। डिपॉजिट तो साहब हर महीने कराना पड़ेगा। अब मेरा बच्चा समझ गया, शब्दों पे ध्यान देना, मैंने पेमेंट नहीं बोला, मैंने बोला डिपॉजिट तो आपको हर महीने कराना पड़ेगा, यानी डिपॉजिट एवरी मंथ। क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा साहब, पूरा समझा के छोड़ूंगा, इधर आओ। फॉर एग्जाम्पल जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च। रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड पर्सन है। जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च की बात हो रही है। अगर ये इस स्कीम को एज इट इज लेकर आते हैं बिना इस प्रॉब्लम के, तो मुझे बताओ कि क्या करना पड़ता साहब? जनवरी में कुछ पैसा देना है गवर्नमेंट को? नहीं। फरवरी में कुछ पैसा देना है गवर्नमेंट को? नहीं। जनवरी में चाहे जितना माल बेचो लोगों से पैसा कलेक्ट करो, फरवरी में चाहे जितना माल बेचो लोगों से पैसा कलेक्ट करो, मार्च में चाहे जितना माल बेचो लोगों से पैसा कलेक्ट करो। कुछ देना है क्या? हाँ, मार्च में जाके आपको देना है, लेकिन वो भी कब? मार्च खत्म होने के बाद। यानी कि जो आपका टैक्स पीरियड पहले मंथली हुआ करता था, वो टैक्स पीरियड अब आपका क्या हो गया? क्वार्टरली हो गया। ये पूरा आपका टैक्स पीरियड है। तो टैक्स पीरियड खत्म कब हो रहा है? व्हेन टैक्स पीरियड एंड्स 31st ऑफ मार्च। 31st ऑफ मार्च को आपका टैक्स पीरियड क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। और उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने पूरे 3 महीने का पेमेंट विद डिपॉजिट। जब भी मैं पेमेंट बोलता हूं इसका मतलब हो गया दोस्त, ITC और कैश को एक साथ लेकर आउटपुट लायबिलिटी से सेट ऑफ कराना। तो वो मैं करके चलूंगा कब? 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद अगर मैं इस स्कीम को एज इट इज लेकर आता, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने कहा साहब ऐसे तो नुकसान हो जाएगा ना, फिर जनवरी का हमारा टैक्स कलेक्शन कम पड़ जाएगा। हालांकि जो लोग मंथली में हैं वो तो देंगे, लेकिन जो लोग इस स्कीम को ऑप्ट करके क्वार्टरली में आ जाएंगे वो तो नहीं देंगे ना। एक बात ध्यान रखना, मंथली वाला जो हमारा नॉर्मल मैकेनिज्म है, जो मैंने इस स्कीम को पढ़ाने से पहले आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, अभी रीडिंग ब्रेक दिया था ना, तो रीडिंग ब्रेक से पहले जो हमने पढ़ा था GSTR 1, GSTR 2A और GSTR 3B, उसको बोला था मैंने क्या? नॉर्मल रिटर्न फाइलिंग मैकेनिज्म अंडर GST। नॉर्मल रिटर्न फाइलिंग मैकेनिज्म अंडर GST, लेकिन इसको मैं अलग से एक स्कीम बोल रहा हूं। यानी कि ध्यान रखना, नॉर्मल वाला सिस्टम तो चलेगा, वो तो हमेशा चलेगा, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जो एलिजिबल बन रहा है, जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ तक अप टू है, वो यहां ऑप्ट करके इस स्कीम का बेनिफिट लेने आएगा। ठीक है? और वो इंसान गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगा, ना जनवरी में ना फरवरी में, तो गवर्नमेंट को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं साहब ऐसा नहीं होने देंगे, हटाओ इसे। ऐसे कैसे? गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, पेमेंट तुम भले 3 महीने का एक साथ बाद में कर देना, लेकिन तुम्हें डिपॉजिट तो कराना पड़ेगा, तुम्हें डिपॉजिट एवरी मंथ कराना पड़ेगा। डिपॉजिट तो साहब फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट मंथ एंड सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर। फर्स्ट मंथ कौन सा है? जनवरी। सेकंड मंथ कौन सा है? फरवरी। तो दोनों ही महीनों में आपको डिपॉजिट तो कराना पड़ेगा। सर डिपॉजिट क्या कराएंगे? सवाल उठता है ये, डिपॉजिट क्या कराएंगे? तो साहब आप क्या करोगे? डिपॉजिट अपनी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी डिपॉजिट कराओगे। क्या कराओगे? एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। आप हिसाब लगाओगे कि जनवरी में कितना माल बिका, जनवरी का मेरा कितना क्रेडिट बनता है, और उसके बेसिस पर आप क्या करके चलोगे? अपना डिपॉजिट करा के चलोगे। जैसे कि अगर आपको लग रहा है साहब 1000 रुपए मेरा टैक्स है और 800 मेरे पास में क्रेडिट पड़ा है, 800 मेरे पास में क्रेडिट पड़ा है, तो डिपॉजिट कितना बनेगा? 200। वेरी गुड, ये डिपॉजिट है, ये डिपॉजिट है। सेट ऑफ नहीं कराया, सिर्फ एस्टिमेशन लगाया। और सर अगर ऐसा हो कि अगर मैं इसको 2 मिनट हटा दूं और मैं बोलूं कि सर 1000 रुपए का मेरा आउटपुट टैक्स है और 1200 की क्रेडिट है, क्रेडिट ज्यादा है सर, क्रेडिट ज्यादा है, तो भाई साहब डिपॉजिट कितना कराना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, ठन ठन गोपाल, 0 बटा सन्नाटा, कुछ भी डिपॉजिट नहीं कराना।
यानी डिपॉजिट सिर्फ एस्टिमेशन पे डिपेंड करेगा। इसलिए तो मैंने बोला डिपॉजिट का मतलब है कैश गवर्नमेंट को देना। गवर्नमेंट कितनी होशियार है, गवर्नमेंट जानती है पैसा मेरा पेमेंट से पहले हो नहीं सकता। देखो पेमेंट करते वक्त तुम गवर्नमेंट को ये कंफर्मेशन दे देते हो कि मैंने क्रेडिट सेट ऑफ करा लिया, अब पैसा 100% गवर्नमेंट का हो गया। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, वो ठीक है, लेकिन यार कम से कम कैश तो आ जाए। भाई माना कि सेट ऑफ नहीं हो रहा, जनवरी में सिर्फ आप पैसा जमा करा के छोड़ रहे हो, कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा, सेंट्रल को मिलेगा या स्टेट को मिलेगा, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। ये कंफर्म कब होता है, जब हम सेट ऑफ करा के पेमेंट कर देते हैं। तो जब मैं सेट ऑफ करा देता हूं तो पता लग जाता है साहब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना, स्टेट गवर्नमेंट का इतना, सेट ऑफ कराने पर। लेकिन गवर्नमेंट बोला कोई बात नहीं यार, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना, स्टेट गवर्नमेंट का कितना बाद में पता चल जाएगा, लेकिन तू पहले पैसे तो दे, एक बार गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट तो हो जाए पैसा गवर्नमेंट अकाउंट में। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि डिपॉजिट तो आपको एवरी मंथ कराना ही पड़ेगा, एस्टिमेटेड। अच्छा, अगर आपकी लायबिलिटी आपके हिसाब से नहीं बन रही, आपको लग रहा है साहब मेरा क्रेडिट ज्यादा है, तो आपको कुछ भी डिपॉजिट कराने की जरूरत नहीं है, अगर आपका क्रेडिट आपकी आउटपुट टैक्स से ज्यादा बन रहा है। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब देखो, अब तुम बताओ कि कंप्लायंस कम हुआ या उतना ही रहा? कंप्लायंस कम हुआ या उतना ही रहा? एक सेकेंड, मैंने तुम्हारे सामने क्या रखा, मैंने तुम्हारे सामने प्रॉब्लम रखी। प्रॉब्लम क्या थी? शॉर्टफॉल पेड आफ्टर 3 months। लेकिन अभी सॉल्यूशन क्या निकाला कि शॉर्टफॉल नीड टू बी डिपॉजिट एवरी मंथ, शॉर्टफॉल नीड टू बी डिपॉजिट एवरी मंथ। तो आपका सॉल्यूशन क्या निकला कि शॉर्टफॉल आपको एवरी मंथ, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, एवरी मंथ डिपॉजिट कराना है। शॉर्टफॉल आपको एवरी मंथ डिपॉजिट कराना है। तो भाई साहब क्या कुछ क्वार्टरली होता हुआ नजर आ रहा है? क्या कुछ क्वार्टरली होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं सर, यहां तो मंथली डिपॉजिट कराना पड़ रहा है। बात तो वही है। अरे भैया एक बात बताओ, मैं अपना जीएसटीआर 3B जो मंथली भरता, एक क्लिक ही तो एक्स्ट्रा करना पड़ता ना सेट ऑफ कराने का। डिपॉजिट तो तुम वैसे भी करवा रहे हो, अगर मेरा डिपॉजिट बन रहा है तो डिपॉजिट तो वैसे भी करवा रहे हो, और डिपॉजिट बनेगा कि नहीं बनेगा इसके लिए कैलकुलेशन तो वैसे भी मेरे को पूरी करके देखनी पड़ेगी, कैलकुलेशन तो मेरे को वैसे भी पूरी करके देखनी पड़ेगी। तो हर महीने की झंझट कम हुई या उतनी ही रही? मैं तो नहीं बोलूंगा, आप देखिए, आप सोचिए, मेरे को नहीं बताना। पहली प्रॉब्लम सामने रख दी मैंने। प्रॉब्लम नंबर 2 जो गवर्नमेंट को आई, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। जो दूसरी प्रॉब्लम गवर्नमेंट को आई साहब, सेकंड, ये है आपकी प्रॉब्लम नंबर 2। इसको लिखूंगा बाद में, पहले मैं आपसे ये प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा कि प्रॉब्लम क्या है। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, और यहां है मिस्टर ए, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, और यहां है मिस्टर ए। ये रहा मेरा अप्रैल, मई और जून। ये रहा मेरा अप्रैल, मई और जून, और ये रहा मेरा अप्रैल, मई और जून। बात को ध्यान से सुनिएगा। मिस्टर एक्स ने माल बेचा मिस्टर ए को, मिस्टर एक्स ने मिस्टर माल बेचा ए को अप्रैल महीने के अंदर, ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अप्रैल मंथ के अंदर मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए को गुड्स बेचा। मिस्टर एक्स कौन है मैं बता देना चाहता हूं। मिस्टर एक्स वो है जो नॉर्मल रिटर्न फाइलिंग सिस्टम या रिटर्न फाइलिंग मैकेनिज्म में अपने आप को रखता है, अकॉर्डिंगली रिटर्न फाइल करके चलता है नॉर्मल वाले में। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि ये 5 करोड़ के ऊपर है, आप ये समझ सकते हो कि 5 करोड़ के ऊपर वाला आदमी है, या फिर अगर ये 5 करोड़ के नीचे वाला आदमी है तो इसने स्कीम को ऑप्ट नहीं करा, इसने स्कीम को ऑप्ट नहीं करा। यानी कि मिस्टर एक्स अपना R1 जो भरता होगा और R3B जो भरता होगा, R1 और R3B जो भरता होगा, कौन? मिस्टर एक्स, ये मंथली भरता होगा, क्योंकि इसने स्कीम को ऑप्ट नहीं करा। अब आप कैसे भी समझ सकते हो, 5 करोड़ से नीचे है, स्कीम ऑप्ट नहीं करी, या फिर 5 करोड़ से ऊपर है तो स्कीम उसके लिए थी भी नहीं। मंथली वाले सिस्टम में ये काम करके चल रहा है, मुझे बस इतना सा आपको बताना है। मिस्टर वाई वो है साहब जो स्कीम को ऑप्ट कर चुका है। मिस्टर वाई वो है जो स्कीम को ऑप्ट कर चुका है। मैं फुल स्क्रीन के लिए जा रहा हूं दोस्त, ताकि आप लोगों को पूरा ब्लैक बोर्ड दिखाई दे, ठीक है? हाँ जी सर, मिस्टर वाई कौन है? जो स्कीम को ऑप्ट कर चुका है। ओके सर, अब इधर देखना, मैंने बोला इसने भी किसको माल बेचा? मिस्टर ए को माल बेचा। इस इंसान ने भी मिस्टर ए को गुड्स सोल्ड किया। तो एक काम करते हैं साहब, हम आपके सामने ही रहते हैं, लेकिन हम अपने आप को छोटा कर लेते हैं। सर ऐसा हो सकता है क्या? हाँ जी सर, ऐसा हो सकता है। ये देखिए साहब, हमने अपने आप को छोटा कर लिया आपके लिए, हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है साहब, ठीक है? तो अब आई होप आपको अच्छे से पूरा दिखाई दे रहा होगा। मैं वापस बड़ा हो जाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन अभी आप ये समझो
कि मिस्टर एक्स ने भी मिस्टर ए को माल बेचा और मिस्टर वाई ने भी मिस्टर ए को माल बेचा। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। अब सुनो, इस सिचुएशन में जो मिस्टर ए है उसका 2A कब जनरेट होगा, मुझे बताओ, उसका 2A कब जनरेट होगा? सर अप्रैल में माल बेचा है तो 12 मई को। सर जो आपने सिखाया था, जो आपने पढ़ाया था, एक सेकेंड सर, आपने जो सिखाया था और आपने जो पढ़ाया था उस तरीके से देखा जाए तो सर अप्रैल का मई में, राइट, 11 मई तक सबको GSTR 1 फाइल कर देना है, तो 12 मई को इसका GSTR 2A क्या हो जाना चाहिए? इसका GSTR 2A जनरेट हो जाना चाहिए 12 मई को। यही सिखाया था आपने? हाँ जी सर यही सिखाया था। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसके GSTR 2A के अंदर क्या मिस्टर एक्स का ITC शो करेगा, मतलब एक्स की जो एंट्री है वो शो करेगी कि भाई मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए को माल बेचा, मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए को माल बेचा, क्या ये इसके 2A में शो करेगा? द आंसर इज यस, क्योंकि मिस्टर एक्स ने अपना GSTR 1 कब तक भर दिया होगा? मिस्टर एक्स ने अपना GSTR 1 भर दिया होगा मेरे दोस्त 11 मई को, और अगर उसने 11 मई को भर दिया है तो वो एंट्री आपके पास 12 मई को GSTR 2A में शो हो जाएगी। बोलो हाँ कि ना? हाँ जी सर। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए मैं कह रहा हूं अच्छे से समझना इसको। मिस्टर एक्स अपना रिटर्न मंथली भरता है, उसने अप्रैल का रिटर्न 11 मई को भर दिया होगा। मिस्टर ए भी मंथली वाले सिस्टम में ही है, मिस्टर ए भी मंथली वाले सिस्टम के अंदर ही काम करता है, तो मिस्टर ए का अप्रैल का GSTR 2A कब जनरेट होगा सर? 12 मई को जनरेट होगा। और उसके अंदर मैं आप सबसे पूछ रहा हूं क्या एक्स वाली एंट्री आएगी, क्या एक्स वाला ITC शो करेगा? हाँ जी सर एक्स वाला ITC शो करेगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या इसके अंदर मिस्टर वाई वाला ITC भी शो करेगा, यानी मिस्टर वाई की क्रेडिट भी क्या शो करेगी? पूछ रहा हूं मैं, और पूछ रहा है पूरा भारत, पूछता है पूरा भारत कि क्या इसमें मिस्टर वाई की भी एंट्री शो करेगी? अब पहले मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मिस्टर वाई ऑप्ट कर चुका है किसके लिए? इस स्कीम के लिए, और इस स्कीम में जो ऑप्ट करता है वो अपना GSTR जो फाइल करता है 1 कब फाइल करता है पता है आपको? वो फाइल करता है क्वार्टर खत्म होने के बाद। और अब मैं आपको तारीख भी बताने वाला हूं। गवर्नमेंट ने साहब इनको 13 तारीख का टाइम दे दिया, यानी 13 जुलाई, यानी ये अपना GSTR 1 13 जुलाई को फाइल करके चलेगा। अप्रैल मई जून के बाद आता है जुलाई, तो साहब 13 ऑफ जुलाई को रिटर्न फाइल करके चलेगा कौन? वाई। तो मुझे बताओ कि जो गवर्नमेंट को डिटेल ही कब दे रहा है सेल्स की? 13 जुलाई को। जो इंसान 13 जुलाई को गवर्नमेंट को अपनी सेल्स की डिटेल्स दे रहा है उसकी एंट्री 12 मई को कैसे शो हो जाएगी? जो जुलाई में गवर्नमेंट को बता रहा है कि मैंने ए को माल बेचा, जुलाई में बता रहा है, तो मई में गवर्नमेंट को कैसे पता लग जाएगा और गवर्नमेंट कैसे उसको मिस्टर ए के 2A में डिस्प्ले कर देगी? बताओ पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। पूछ रहा हूं मैं, पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है साहब। तो क्या यहां पर शो करेगा? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, शो नहीं करेगा। एक पेपर थोड़ा छोटा करें इसको। हाँ जी सर, अब ठीक है। क्या शो करेगा? शो नहीं करेगा। तो अब बताओ मिस्टर ए को गुस्सा नहीं आएगा? मिस्टर ए बोलेगा कि हे भगवान, ये मिस्टर वाई कैसा आदमी है, इससे मैं माल खरीदता हूं और फिर मुझे जब क्रेडिट चाहिए होती है तो मुझे मेरे 2A या 2B के अंदर क्रेडिट शो ही नहीं होती, मुझे मेरे 2B में क्रेडिट डिस्प्ले नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाई साहब गवर्नमेंट को 13 तारीख को बताता है। अब बताओ मुझे तो अप्रैल में क्रेडिट चाहिए ना, मैं तो मंथली वाला आदमी हूं भाई, मैं तो मंथली वाला आदमी हूं, मुझे तो मेरा क्रेडिट कब चाहिए? अप्रैल में चाहिए, क्योंकि मेरे को मेरा अप्रैल का 3B भरना है, मुझे पेमेंट करना है, पेमेंट करने के लिए क्रेडिट की जरूरत पड़ेगी और इसका क्रेडिट शो ही नहीं करेगा, तो मेरी तो वर्किंग कैपिटल इफेक्ट हो जाएगी ना, मेरी तो वर्किंग कैपिटल इफेक्ट हो जाएगी, मेरे को उतने क्रेडिट के बराबर अभी तो जेब से देना पड़ जाएगा ना, भले बाद में मुझे मिल जाएगा। हाँ, जब ये 13 तारीख को गवर्नमेंट को दिखा देगा तो मुझे गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली मेरे जून के बाद जुलाई वाले में शो कर जाएगा, लेकिन तब तक के लिए तो मेरा वर्किंग कैपिटल इफेक्ट हो गया ना। प्रॉब्लम समझे? अभी सॉल्यूशन नहीं दिया मैंने, अभी तो प्रॉब्लम बताई कि इस स्कीम के अंदर प्रॉब्लम क्या आएगी। इस स्कीम के अंदर प्रॉब्लम आएगी कि ऐसे लोग जो इस स्कीम को ऑप्ट करेंगे वो जिसको भी माल बेचेंगे उसका 2A और 2B मंथली अगर हुआ तो इन लोगों के द्वारा उन लोगों को क्रेडिट नहीं मिल पाएगी इन दैट मंथ, उस महीने में। अप्रैल का अप्रैल में नहीं मिलेगी, मई की मई में नहीं मिलेगी, हाँ जून में, तीनों महीनों की शो कर जाएगी एक साथ,
क्योंकि क्वार्टरली रिटर्न भर रहा है, क्वार्टरली जीएसटीआर 1 भर रहा है। तो ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। तो गवर्नमेंट ने इसका सॉल्यूशन निकाला, और पता है सॉल्यूशन क्या निकाला? सॉल्यूशन सुनिएगा, लेकिन सॉल्यूशन सुन के हंसिएगा मत। गवर्नमेंट ने इसका सॉल्यूशन निकाला साहब। गवर्नमेंट ने बोला कि हम एक और नया फॉर्म लेकर आ रहे हैं, और उस फॉर्म का नाम हम रखेंगे IFF। क्या रखेंगे? IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। क्या बोला मैंने बोला इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। एक सेकेंड है ना मेरे प्यारे दोस्त, एक सेकेंड रुकेंगे, मैं आप सभी के लिए काम कर रहा हूं। ये देखिए साहब, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, ये इन्होंने यहां पर नाम रख दिया। और ये फॉर्म जो ये लेकर आए, IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, ये फॉर्म पता है किसको दे दिया? ये फॉर्म इन्होंने पकड़ा दिया साहब मिस्टर वाई को, स्कीम वाले बंदे को। जो स्कीम में आ चुका है उसको ये फॉर्म पकड़ा दिया, और उसको पता है क्या बोला? कि तू हर महीने, अप्रैल में भी और मई में भी, फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर, फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ, फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर, तो इस फॉर्म के अंदर ऐसे सारे लोगों की जो परेशान करते हैं मिस्टर ए जैसे फोन कर करके, ऐसे सारे लोगों की, मतलब कि मैं बताऊं आपको, इन टोटल 50 लाख रुपए तक की, क्या बोला, अप टू 50 लाख रुपीस तक की इनवॉइसेज हर महीने डिस्प्ले कर सकते हो, फर्निश कर सकते हो। यानी एक रिटर्न, एक तरीके का रिटर्न ही है ये। इसको रिटर्न का नाम नहीं दिया, बहुत होशियार है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कहा रिटर्न बोल देंगे तो फिर हम जीएसटीआर 1 तो हम कह रहे हैं ना 3 महीने में एक बार भरवाएंगे, तो रिटर्न तो हर महीने बोल नहीं सकते, तो इसलिए क्या नाम दे दिया? IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, और बोला इसको फर्निश कर देना। अरे भैया, फर्निश कर देना या फाइल कर देना बात तो एक ही है। तुम रिटर्न के लिए बोलते हो, रिटर्न फाइल होता है, और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी बोल के बोल रहे हो फर्निश कर देना। अरे फाइल कर दूं या फर्निश कर दूं, मेरे को तो कंप्यूटर पे बैठना पड़ेगा, सीए के दफ्तर जाना पड़ेगा। कहां से कंप्लायंस कम हो गया भाई? अब तुम कह रहे हो हर महीने जो है 50 लाख तक की इनवॉइसेस, ऐसे लोग जो परेशान करते हैं कि भाई क्रेडिट नहीं आ रहा, क्रेडिट नहीं आ रहा, तो जीएसटीआर 1 तो तुमने बोल दिया कि ठीक है साहब 3 महीने बाद भर देना, लेकिन ये बीमारी पकड़ा दी ना हाथ में, ये एक नई तरीके की बीमारी आपने मेरे हाथ में पकड़ा दी और बोला साहब भरो। अब मेरे को IFF भरना पड़ेगा, बात तो वही होगी। अब मैं IFF के अंदर अपनी इनवॉइस दिखाऊंगा, फिर सबमिट करूंगा, तो उसको क्रेडिट शो करेगा, तो उसको क्रेडिट शो करेगा 2A के अंदर। तो अब मिस्टर वाई क्या करेगा? अब मिस्टर वाई अप्रैल खत्म होने के बाद कितने दिन का टाइम दिया पता है? 13 दिन। जैसे यहां 13 जुलाई था, वैसे यहां पर बोला 13 मई तक, अप्रैल खत्म होने के बाद 13 मई तक इसे IFF भरनी पड़ेगी। और पता है क्या करा? ऑप्शनल। गवर्नमेंट ने बोला हम थोड़ा ना जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, हमने तो तुम्हें एक टूल बना के दे दिया, एक टूल, TOOL, टूल बना के दे दिया IFF, कि अगर ऐसे लोग परेशान करें ना तो फाइल कर देना। हम थोड़ा ना बोल रहे हैं। IFF भरना मैंडेटरी नहीं है मिस्टर वाई के लिए। वाई के लिए IFF फर्निश करना मैंडेटरी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। वो भरे तो ठीक, नहीं भरे तो ठीक, लेकिन आप खुद बताओ कि क्या लोगों को तो पता है ना, मिस्टर ए को पता है कि मिस्टर वाई के पास IFF की यूटिलिटी है। मिस्टर ए जानता है, जिसने खरीदा है वो जानता है कि मिस्टर वाई के पास में IFF की यूटिलिटी है, जिसके अंदर अगर वो मेरा इनवॉइस दिखा देगा अप्रैल के अंदर, तो मेरे पास मेरे अप्रैल के 2A और 2B में क्रेडिट शो हो जाएगा। तो मिस्टर ए जैसे लोग छोड़ेंगे क्या मिस्टर वाई को? अब आप लोग बताइए, क्या मिस्टर ए जैसे लोग मिस्टर वाई को छोड़ेंगे? द आंसर इज नो, नहीं छोड़ेंगे। वो कहेंगे कि भाई साहब अपना IFF भरो, हमें क्रेडिट चाहिए, अपना IFF भरो, हमें क्रेडिट चाहिए। तो बात तो वही होगी ना साहब। अब मुझे सॉल्यूशन लिखने दो, अब मुझे सॉल्यूशन लिखने दो। प्रॉब्लम समझ में आई ना? हाँ सर प्रॉब्लम समझ में आई, प्रॉब्लम समझ में आई, सॉल्यूशन लिख रहा हूं। प्रॉब्लम समझ में आ गई, सॉल्यूशन लिख रहा हूं। IFF एवरी मंथ क्या बोला मैंने? IFF एवरी मंथ। ऊपर मैंने क्या लिखा था? डिपॉजिट एवरी मंथ, डिपॉजिट एवरी मंथ। अब मैं लिख रहा हूं IFF एवरी मंथ। तो साहब कहां हुआ क्वार्टरली? कहां हुआ क्वार्टरली? आपने बोला था कि भाई साहब साल में सिर्फ 4 GSTR 1 और 4 GSTR 3B फाइल करवाएंगे इस स्कीम के अंदर, लेकिन आप ये तो बताया ही नहीं कि हमें साल में कितनी बार, साल में कितनी बार? हर क्वार्टर में 2 बार, हर क्वार्टर में 2 बार। क्वार्टर कितने होते हैं दोस्त? 4 क्वार्टर होते हैं। 4 3 जा 12, तो 4 2 जा कितना? 4 2 जा 8। तो आपने ये तो बताया ही नहीं कि साल में हमें 8 बार
IFF भी भरना पड़ेगा और साल में हमें 8 बार डिपॉजिट भी कराना पड़ेगा। ये तो बता देते हैं, ये भी तो दिखाओ। ये क्यों नहीं दिखाते हो कि साल में 4 बार GSTR1 और साल में 4 बार GSTR3 भी तो भरना ही है, साथ ही साथ 8 बार IFF और 8 बार डिपॉजिट भी कराना है। तो बात क्या होगी साहब? बात तो वही होगी ना, बात तो वही हो गई कि मुझे टोटल 12 बार प्रोसेसिंग करवानी पड़ेगी। टोटल 12 बार मुझे प्रोसेसिंग करवानी पड़ेगी, 12 बार CA का चक्कर काटना पड़ेगा। तो कहां से स्कीम आसान हो गई? सिर्फ आपने ये बोलकर कि भैया IFF ऑप्शनल है और डिपॉजिट सिर्फ तब करवाना है जब क्रेडिट हो, ये बोलने से काम थोड़ा ना चलेगा। अब मैं वापस बड़ा हो जाऊं? हाँ जी सर, आप वापस बड़े हो जाइए। तो लो साहब, हियर आई एम बैक। ये मैं वापस आप लोगों के सामने बड़ा हो गया, है ना जोरदार? हाँ सर, काम तो जोरदार है। आप छोटे बड़े भी हो सकते हो। हाँ जी साहब, आप लोगों के लिए सब करना पड़ता है, छोटे बड़े भी होना पड़ता है। अब सुनो मेरी बात को, ये मैंने आपको 2 प्रॉब्लम दिखाई, और दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दिखाया, और फिर मैंने आपको एंड में ये पूरी समरी बना के दिखाई कि साहब अब आप लोग डिसाइड करिए कि जो स्कीम गवर्नमेंट लेकर आई छोटे लोगों को बोलकर, वो स्कीम वाकई में फायदेमंद है या फायदेमंद नहीं है। कंप्लायंस बढ़ा कि और बढ़ गया? कंप्लायंस कम हुआ या और बढ़ गया? आप लोग डिसाइड करिए, जब तक मैं आप लोगों से पूछता हूं कि इसका नाम क्या है। हालांकि आप लोगों ने बुक्स में अब तक देख लिया होगा, बुक में लिखा हुआ है। इसका नाम रखा साहब इन्होंने QRMP। इसका नाम इन्होंने रखा QRMP, क्वार्टरली रिटर्न। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। मुझे बताओ, मुझे इस नाम से दिक्कत है साहब, क्योंकि मेरे हिसाब से नाम होना चाहिए था QRMD। QRMD मेरे हिसाब से नाम ये होना चाहिए था, क्वार्टरली रिटर्न मंथली डिपॉजिट। क्वार्टरली रिटर्न मंथली डिपॉजिट, ये नाम होना चाहिए था साहब। मैं वापस बोल रहा हूं, मेरे हिसाब से नाम होना चाहिए था क्वार्टरली रिटर्न मंथली डिपॉजिट, ये नाम होना चाहिए था। और ऐसा मैं खुलेआम बोल रहा हूं क्योंकि साहब पेमेंट का मतलब मैंने यार बताया था, पेमेंट का मतलब नहीं होता है डिपॉजिट, पेमेंट का मतलब होता है सेट ऑफ। सेट ऑफ कहां करा रहे हो आप? मंथली सेट ऑफ नहीं करा रहे हो साहब, मंथली सेट ऑफ नहीं करा रहे हो। आपने बोल दिया क्वार्टरली रिटर्न, मतलब रिटर्न तो क्वार्टरली भरना है, लेकिन पेमेंट मंथली करना है। कहां करना है पेमेंट मंथली? पेमेंट मंथली नहीं करना है। और उल्टे रिटर्न का मतलब ही क्या था? 3B। तो जब आप खुद बोल रहे हो कि रिटर्न यानी 3B क्वार्टरली फाइल करना है, तो 3B से ही तो पेमेंट होता है। नाम में ही एरर है, इलॉजिकल, लॉजिकली इनकरेक्ट है। क्या बोला मैंने? इनकरेक्ट नाम है। आपने बोला क्वार्टरली रिटर्न, रिटर्न का क्या मतलब है? सेक्शन 39, राइट? यस सर। सेक्शन 39 में क्या आता है? GSTR 3B। तो जब 3B से ही पेमेंट होता है, तो आप 3B को एक तरफ बोल रहे हो क्वार्टरली रिटर्न, यानी क्वार्टरली 3B मंथली 3B। ये क्या लॉजिक हुआ? क्वार्टरली 3B मंथली 3B, क्योंकि पेमेंट भी तो 3B से ही होता है। फिर नाम होना चाहिए था क्वार्टरली रिटर्न, यानी क्वार्टरली 3B मंथली डिपॉजिट। डिपॉजिट आप मंथली करवा लो, टैक्स आप मंथली डिपॉजिट करवा लो, जितना भी एक्सेस बनता है ITC के ऊपर, और एंड में आप सेट ऑफ करवा लेना। एंड में आप सेट ऑफ करवा लेना, और जो कैश हम डिपॉजिट करा रहे हैं ये आपके पास में कैश लेजर में डिपॉजिट हो जाएगा। तो बिल्कुल लॉजिकल सेंस बनता, नाम का मतलब समझ में आता लोगों को कि हाँ साहब नाम बिल्कुल जेन्युइन है, लॉजिकल है। QRMP नहीं, QRMD मेरे हिसाब से नाम होना चाहिए था। उसके पीछे का मैंने लॉजिक भी दे दिया और आपको प्रूव करके भी बता दिया कि नाम इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि पेमेंट भी 3B से होता है और रिटर्न भी कानून के अंदर 3B को ही बोला गया है। तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू द नेम इज इनकरेक्ट, नेम हैज एरर, नेम इज इलॉजिकल। नाम क्या होना चाहिए था वो भी मैंने आपको बता दिया। मेरा जो कहानी थी वो यहां तक खत्म हो गई। अब मैं आपको लेकर आ रहा हूं कहां पर? मैं आपको लेकर आ रहा हूं किताब पर। अब आप सभी मेरे साथ बुक पर आएंगे और इस टॉपिक को खोलेंगे साहब। हियर इज द टॉपिक, हियर इज द टॉपिक। टॉपिक क्या है? क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। हालांकि मैं मजबूर हूं, मुझे QRMP ही बोलना पड़ेगा क्योंकि साहब यही यहां पर कानून में दिया हुआ है। किसका प्रोवाइजो साहब? 39(1) और 39(7) का प्रोवाइजो। ठीक है साहब। सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए क्या लिख दिया? QRMP स्कीम इज ऑप्शनल रिटर्न फाइलिंग स्कीम। सबसे पहले ही मैंने बता दिया कि 5 करोड़ से नीचे होने का मतलब यह नहीं है कि आपको इस स्कीम में डाल दिया जाएगा। नहीं साहब, आपकी इच्छा हो तो आप आओ, इच्छा हो तो मत आओ। डायग्राम आप सभी के सामने आपको दिखाई दे रहा है। रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले वर्ष में 5 करोड़ तक था, और एंड दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, जिसने ऑप्ट करा है, जिसने ऑप्ट करा है, यानी 5 करोड़ से नीचे है और आपने ऑप्ट भी करा है, तब जाकर साहब आप एवरी क्वार्टर
रिटर्न भर के चलोगे और एवरी मंथ पेमेंट करके चलोगे। हालांकि मैंने पहले भी बोला है एवरी मंथ पेमेंट नहीं, एवरी मंथ डिपॉजिट है। कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये फर्स्ट वाला कॉलम मैंने आपके लिए रेडी कर दिया साहब, एलिजिबिलिटी क्लियर है। दूसरे वाले कॉलम में आएंगे कंडीशंस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपको इसमें एक कंडीशन बताता हूं कि इस स्कीम में आने के लिए एक छोटी सी कंडीशन है, हालांकि वो कंडीशन नहीं है, वो एक तरीके से रिक्वायरमेंट है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। इधर आओ, अगर आप फॉर एग्जांपल अप्रैल मई और जून, अप्रैल मई और जून क्वार्टर के लिए आना चाहते हो तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही बात बोली है। गवर्नमेंट ने बस इतना सा बोला है कि भाई साहब इसके पहले वाले क्वार्टर का जो आखिरी महीना है, इससे पहले वाले क्वार्टर का जो आखिरी महीना है, इससे पहले वाला क्वार्टर कौन सा है? जनवरी, फरवरी और मार्च। और कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप क्वार्टर में क्वार्टरली अब आओगे, भाई ऑप्ट करोगे स्कीम को, उसके बाद ही तो क्वार्टरली पेमेंट करोगे ना। हाँ सर, इसके पहले तो तुम मंथली वाले सिस्टम में ही थे, जो नॉर्मल सिस्टम है, यानी कि 3B तुम मंथली भर रहे होंगे। हाँ सर, 3B हम मंथली भर रहे होंगे, यहां पर भी भरा होगा, यहां पर भी भरा होगा और यहां पर भी भरा होगा। बस गवर्नमेंट यही कह रही है कि जो आखिरी महीने का 3B है, ये आपका फाइल होना जरूरी है, ये आपका फाइल होना जरूरी है। अगर आपने ये 3B फाइल नहीं करा, प्रीसीडिंग क्वार्टर लास्ट मंथ का रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं करा, तो आप इस स्कीम में नहीं आ सकते, फिर आप क्वार्टरली नहीं आ सकते। तो एक कंडीशन क्या लगा रखी है? पहली कंडीशन तो क्या, एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए या 5 करोड़ तक होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या कि प्रीसीडिंग क्वार्टर का लास्ट मंथ का रिटर्न यानी जीएसटी 3B आपका फाइल होना चाहिए, तभी आप इस स्कीम में आने के लिए अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हो। समझा कि नहीं समझा? हाँ जी सर समझा। और दूसरी कंडीशन जो है वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो कोई कंडीशन नहीं है, वो तो सिर्फ एक मतलब क्लेरिफिकेशन है कि एक बार अगर आपने ऑप्ट कर लिया तो हर क्वार्टर में आपको बार बार ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर एक बार मैं अप्रैल, मई और जून के लिए ऑप्ट कर चुका हूं तो गवर्नमेंट अपने आप क्वार्टर खत्म होने के बाद वापस से मुझे किसमें डाल देगी? अगले क्वार्टर में डाल देगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऑटोमेटिकली मेरे को अगले क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मुझे बार बार ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है, बार बार एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो वंस ऑप्टेड ऑलवेज ऑप्टेड, वो ऑप्टेड माना जाएगा टिल एंड अंटिल आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर ना निकल जाए या फिर आप खुद ऑप्ट आउट ना कर लो, सेल्फ एग्जिट। अगर आप चाहते हो साहब बहुत हो गया क्वार्टरली लोग परेशान करते हैं, मेरे को तो मंथली ही भरना है, तो आप खुद सेल्फ एग्जिट भी कर सकते हो। क्या बोला मैंने? आप खुद अपने आप को सेल्फ एग्जिट, जिसको हम कानून की भाषा में बोलेंगे ऑप्ट आउट, ऑप्ट इन, ऑप्ट आउट। तो अगर आप खुद ऑप्ट आउट करना चाहते हो तो कर सकते हो। और अगर 5 करोड़ से ऊपर किसी भी क्वार्टर में आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर निकल गया तो आप ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाओगे, फिर आप ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाओगे, आपको अपने आप ऑप्ट आउट की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो एक तो होता है सेल्फ यानी मर्जी से, और एक 5 करोड़ से ऊपर जाने पर तो वैसे भी आपको अपने आप को ऑप्ट आउट कराना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके सर, ये मामला भी समझ में आ गया। तो देखो ये चीज आपको लिखी हुई मिलेगी कहां पे? इस सेकंड वाली बात में, सेकंड वाले कॉलम कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस जो है, आप ये दोनों पॉइंट रीड करके चल सकते हो और साथ ही ये एग्जांपल भी देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये सवाल ये कि साहब कैसे ऑप्ट करना है? रूल 61 कैपिटल ए, रूल 61 कैपिटल ए कि आखिर मुझे ऑप्ट कैसे करना है। तो ऑप्ट करने का यहां पर टाइम पीरियड बता रखा है और बड़ा ही आसान सा टाइम पीरियड है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। गवर्नमेंट ने बोला कि भैया जी जिस भी महीने में आप इस स्कीम में आना चाहते हो, मतलब जिस भी क्वार्टर के लिए, क्या बोला? जिस भी क्वार्टर के लिए आप इस स्कीम में आना चाहते हो, एग्जांपल लेता हूं जनवरी, अच्छे से लिखते हैं साहब, जनवरी, फरवरी और मार्च। क्या लिखा मैंने? जनवरी, फरवरी और मार्च। अरे आजा भाई, जनवरी, फरवरी, सर एक छोटा एक बड़ा, जनवरी, फरवरी और मार्च। This is the quarter for which I want to opt for this QRMP scheme. For which I want to opt for this QRMP scheme. तो करना कुछ भी नहीं है, जिस क्वार्टर के लिए भी आना चाहते हो उस क्वार्टर के पिछले क्वार्टर में, उस क्वार्टर के पिछले क्वार्टर में, यानी मैं प्रीसीडिंग क्वार्टर बोल सकता हूं। हाँ सर, आप प्रीसीडिंग क्वार्टर बोल सकते हो। एक सेकेंड, मैं एक एरो बना लूं। हाँ जी सर, आप एक एरो बना लीजिए, ये ठीक रहेगा? हाँ सर, ये ठीक रहेगा। तो उसका जो दोस्त मेरा प्रीसीडिंग क्वार्टर है ना, प्रीसीडिंग क्वार्टर कौन सा है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नहीं सर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सेकंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर, वापस बोल रहा हूं, फर्स्ट डे ऑफ सेकंड मंथ
ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर से आपकी कहानी शुरुआत हो जाएगी। क्या बोला? फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर। प्रीसीडिंग क्वार्टर कौन सा है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसका सेकेंड मंथ कौन सा है? नवंबर। और सेकेंड मंथ का पहला दिन कौन सा है? फर्स्ट ऑफ नवंबर। यानी कि फर्स्ट ऑफ नवंबर से आपका विंडो ओपन हो जाएगा, ऑप्ट करने का विंडो, यानी एप्लीकेशन लगाने की तारीख 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी। और खत्म कब होगी पता है आपको? लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर फॉर विच यू आर ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या? क्वार्टरली क्यूआरएमपी स्कीम। यानी कि लास्ट डे फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर इन विच यू वांट टू ऑप्ट फॉर क्यूआरएमपी स्कीम। जिस भी क्वार्टर में आप क्यूआरएमपी में आना चाहते हो उसके पहले महीने की आखिरी तारीख, यानी कि 31 ऑफ जनवरी, 31 ऑफ जनवरी तक वो विंडो ओपन रहेगा। अगर आपको जनवरी, फरवरी, मार्च में क्या करना है? क्यूआरएमपी में आना है। तो क्यूआरएमपी में अगर आपको आना है जनवरी, फरवरी, मार्च में, तो ये आपकी विंडो रहेगी 1 नवंबर से लेकर 31 जनवरी। इसके अंदर आप एप्लीकेशन लगाइए और क्यूआरएमपी का बेनिफिट पाइए। तो सोच के देखो कि अगर मैंने 1 जनवरी को एप्लीकेशन लगा दी तो इसका मतलब ये कि अब जनवरी के रेस्पेक्ट में मुझे डिपॉजिट भी करना पड़ेगा, फरवरी के रेस्पेक्ट में डिपॉजिट करना पड़ेगा, और मार्च के रेस्पेक्ट में फाइनली फिर मैं जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी अपना भरकर चलूंगा। तो आई होप अब आपको समझ में आया कि फॉर्मूला जो है वो क्या है। फॉर्मूला क्या है? कहां से विंडो स्टार्ट कहां से होगी? फर्स्ट डे सेकेंड मंथ प्रीसीडिंग क्वार्टर, फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर। और विंडो खत्म कब होगी? लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर फॉर विच यू वांट टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, क्यूआरएमपी स्कीम। बार बार कंपोजिशन निकल रहा है, आई एम रियली सॉरी। वापस बोलता हूं, फर्स्ट डे सेकेंड मंथ प्रीसीडिंग क्वार्टर, लास्ट डे फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर फॉर विच यू वांट टू ऑप्ट फॉर क्यूआरएमपी स्कीम। ठीक है? हाँ जी सर, अब समझ में आ गया। यही बुक में भी आपको दे रखा है, तो फटाफट से आप देख भी सकते हो। ये रहा मेरे दोस्त, फर्स्ट डे सेकेंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर से शुरुआत होगी, टिल कब तक चलेगा? लास्ट डे फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर फॉर विच यू वांट टू ऑप्ट फॉर क्यूआरएमपी। क्यूआरएमपी। ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आ गया। डायग्राम ऑलरेडी मैंने बना के दे रखा है कि यहां से विंडो चालू हो जाएगी और फर्स्ट डे पे आके, फर्स्ट मंथ के लास्ट डे पर आकर आपकी विंडो खत्म हो जाएगी। यहां से शुरुआत होकर यहां खत्म। और ये वो क्वार्टर रहेगा जिसमें आप क्यूआरएमपी के लिए ऑप्ट करना चाहते हो, दैट इज ये वाला क्वार्टर। बोलो समझा कि नहीं समझा? हाँ जी सर, बात समझ में आ जाती है। और एक बार अगर कर लिया तो कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिकम्स इनएलिजिबल फॉर द स्कीम एज पर द कंडीशन। हाँ वो ठीक है कि आप जब तक ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज रहोगे जब तक आप इनएलिजिबल नहीं बन जाते, यानी जब तक 5 करोड़ से ऊपर नहीं निकल जाते या फिर आप सेल्फ ऑप्ट आउट नहीं कर लेते। ओके सर, ये तो आपने ऑलरेडी बता दिया था। ऑप्ट इन कैसे करना है वो आपको समझ में आ गया। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्ट आउट कब होगा और कैसे करना है। दिस इज योर ऑप्ट आउट। ऑप्ट आउट का मतलब बाहर निकलना है। तो बाहर कब निकलूंगा? एक तो सेल्फ एग्जिट, और दूसरा अगर 5 करोड़ के ऊपर निकल गया तो ऑटोमेटिकली आप सेल्फ एग्जिट आपको करना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला है। जिस भी क्वार्टर में आप 5 करोड़ से ऊपर के निकलोगे, 5 करोड़ से ऊपर आपका एग्रीगेट टर्नओवर निकलेगा जिस भी क्वार्टर में, उस क्वार्टर के अगले क्वार्टर के लिए आप क्या हो जाओगे? इनएलिजिबल हो जाओगे क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर। ठीक है? तो कुछ भी नहीं है साहब, जिस भी क्वार्टर में आप 5 करोड़ से ऊपर चले जाते हो, अकॉर्डिंगली सेम फॉर्मूला है, उसके सेकेंड मंथ, उसका लास्ट मंथ और अगले मंथ का फर्स्ट मंथ, इसके बीच में आप कभी भी ऑप्ट आउट होने की एप्लीकेशन लगा दो कि साहब अब मुझे मंथली वाले सिस्टम में जाना है। मंथली जो नॉर्मल रिटर्न फाइलिंग सिस्टम है, नॉर्मल रिटर्न फाइलिंग मैकेनिज्म है, उसको ऑप्ट करके चलना है, यहां से मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। तो सेम टू सेम फॉर्मूला वही यहां पर भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा कि जो जिस भी क्वार्टर में आपका टर्नओवर बाहर निकला है उसके सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ और जो क्वार्टर में आप अब नॉर्मल में आओगे उसके फर्स्ट मंथ तक ऑप्ट आउट की एप्लीकेशन लगाकर चल सकते हो। ओके सर, तो ऑप्ट आउट का सिलसिला भी यहां पर आपको समझ आ जाता है। अब आपके पास आ रहा है फॉर्म एंड मैनर ऑफ फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज जीएसटीआर 1 और आईएफएफ। कहा था ना मैंने, ये आईएफएफ नाम की एक बीमारी और आपके पास चिपक जाएगी, आ जाएगी। तो मेरी बात सुनो, आईएफएफ ऑप्शनल है या मैंडेटरी? पहले तो बताओ सर। ऑप्शनल है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑप्शनल है। पहले महीने के और दूसरे महीने के लिए फाइल करके चलूंगा सिर्फ। जो क्वार्टर है, जैसे कि आपका क्वार्टर है जनवरी, फरवरी और मार्च, तो ध्यान से सुनना, जनवरी के लिए और फरवरी के लिए, किसके लिए? जनवरी के लिए और
फरवरी के लिए मुझे आईएफएफ फाइल करना है, लेकिन मार्च के लिए नहीं करना। नहीं, मार्च के लिए नहीं करना। मार्च के लिए तो अब मैं पूरा क्वार्टर खत्म होने के बाद एक साथ ही करूंगा ना। तो अगर मैं आईएफएफ फाइल कर चुका हूं या आईएफएफ फाइल कर चुका हूं, तो गवर्नमेंट ने बोला 13 तारीख, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मार्च के बाद 13 अप्रैल तक आपको अपना जीएसटीआर 1 भरना है। क्या भरना है? जीएसटीआर 1। तो ध्यान से सुनो फिर मेरी बात को। हाँ जी सर बताओ। आपने ऑलरेडी कुछ इनवॉइसेस तो यहां दिखा दी होगी आईएफएफ के अंदर। हाँ सर, जनवरी में दिखा दी होगी। कुछ इनवॉइसेस आपने फरवरी में दिखा दी होगी। वो इनवॉइसेस अब वापस रिपीट नहीं करनी है आपको जीएसटीआर 1 के अंदर। ध्यान से सुनना, वो इनवॉइसेस आपको वापस रिपीट नहीं करनी है जीएसटीआर 1 के अंदर। आपको बची हुई इनवॉइसेस दिखानी है, यानी कि वो जो यहां बच गई थी, क्योंकि यहां पर मैंने लिमिट लगा रखी है 50 लाख की, तो 50 लाख तक की इनवॉइसेस तो दिखा दोगे आईएफएफ के अंदर। उसके बाद अगर कुछ बच गई तो वो जनवरी की, फरवरी में भी अगर कुछ बच गई तो वो, और मार्च की पूरी, क्योंकि मार्च की तो आपने आईएफएफ भरा ही नहीं ना, तो मार्च की तो पूरी इनवॉइसेस आपको कहां दिखानी है? जीएसटीआर 1 में। तो जनवरी की जो इनवॉइसेस बच चुकी हैं, फरवरी की जो बच चुकी हैं, और मार्च की तो पूरी की पूरी इनवॉइसेस आप जीएसटीआर 1 में दिखा के चलोगे। यानी कि जो आपने आईएफएफ में दिखा दिया वापस उसे जीएसटीआर 1 में रिपीट नहीं करना। जो आप आईएफएफ में दिखा चुके हैं उसे वापस जीएसटीआर 1 में आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? हाँ जी सर ठीक है। और इस आईएफएफ के बेसिस पर आपके सामने वाले का जीएसटीआर 2A बन जाएगा, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन अब मैं यहां पर एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहूंगा दोस्त, जो मैंने आपको प्रैक्टिकली तो पहले दिखा दिया है, लेकिन फिर से एक बार मैं डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि अब वो मुद्दा आया है। याद करो मैंने आपको नॉर्मली क्या सिखाया था। नॉर्मल मैकेनिज्म के अंदर, जो नॉर्मल हमारा रिटर्न फाइलिंग सिस्टम है, मैंने कहा था 11 तारीख तक सब अपना, 11 तारीख तक सब अपना जीएसटीआर 1 फाइल कर देते हैं। बोलो क्या फाइल कर देते हैं? जीएसटीआर 1 फाइल कर देते हैं। तो मैंने सिखाया था 12 तारीख को सभी जनों का जीएसटीआर 2A या 2B, मैं टेक्निकली 2B कहूंगा क्योंकि यही वो है जो जनरेट होता है। 2A तो हमेशा जनरेट होता रहता है, तो जीएसटीआर 2B जनरेट हो जाता है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं सर। 11 तारीख तक सब फाइल कर देते हैं तो 12 तारीख को जनरेट हो जाता है। लेकिन अभी अभी आपने देखा कि गवर्नमेंट ने चीटिंग कर दी। यहां गवर्नमेंट ने चीटिंग कर दी। गवर्नमेंट ने बोलते हैं साहब कुछ जने ऐसे हैं जिन्होंने क्यूआरएमपी ले रखा है, कुछ जने ऐसे हैं जिन्होंने क्यूआरएमपी ले रखा है, और इस वजह से उनके लिए हमने जो जीएसटीआर 1 नहीं, आईएफएफ की डेट, यहां तक कि जीएसटीआर 1 की डेट भी, यहां तक कि जीएसटीआर 1 की डेट भी जो वो क्वार्टर के लिए एक साथ फाइल करेंगे, क्या कर दी? 13 कर दी साहब, 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ कर दिया। तो ये तो चीटिंग होगी ना। अब कुछ जने, फॉर एग्जांपल मैं मिस्टर एक्स की बात करता हूं। मिस्टर एक्स ऐसे इंसान से भी सामान खरीदता है जो नॉर्मल में है, और मिस्टर एक्स ऐसे इंसान से भी माल खरीदता है जो क्यूआरएमपी में है। तो मिस्टर एक्स का 11 तारीख तक कुछ लोग अपना भर देंगे जो नॉर्मल में है, तो वहां तक तो मिस्टर एक्स का 2B बन जाएगा, लेकिन 2B के अंदर ये नहीं आ पाएंगे ना आईएफएफ वाली। अगर मैं 12 को ही जीएसटीआर 2B बना दूंगा तो, क्योंकि सोच के देखो, अगर मैं 12 को ही 2B बना दूं, 12 को ही 2B बना दूं, तो 2B में सिर्फ और सिर्फ 11 वाली की ही डिटेल आएगी, क्योंकि 11 के बाद 12, तो 11 वाली डिटेल 12 वाले में आ जाएगी। हाँ आ जाएगी, लेकिन 13 वाली नहीं आ पाएगी ना, क्योंकि 13 तो 12 के बाद आता है। तो 12 पे ही जनरेट कर दोगे अगर तुम 2B, तो उसमें 13 वाली डिटेल नहीं आ पाएगी। इसलिए एक्चुअल में प्रैक्टिकली अब आप समझ जाओगे कि जो डेट होनी चाहिए 2B की, वो क्या होनी चाहिए सर? वो होनी चाहिए आपके पास 13 तारीख नहीं, 14 तारीख। 13 तारीख तक सब अपना भर चुके होंगे, 11 तारीख तक नॉर्मल वाले भर चुके होंगे, 13 तारीख तक क्यूआरएमपी वाले भी भर चुके होंगे, तो 14 तारीख वाले में 14th तारीख वाले में दोनों की डिटेल आ जाएगी। 14 तारीख वाले में तो 11 वाली भी आ जाएगी और 13 वाली भी आ जाएगी। तो 14 तारीख को फाइनल जीएसटीआर 2B हम बना देंगे किसका? मिस्टर एक्स का। बोलो क्या बना देंगे? जीएसटीआर 2B, जिसके अंदर क्यूआरएमपी वाले ने आईएफएफ भर दिया होगा। अगर मैं अप्रैल की बात करूं तो, हाँ सर, तो 11 मई तक नॉर्मल वाला भर देगा, 13 मई तक क्यूआरएमपी वाला अपना आईएफएफ भर देगा। तो जीएसटीआर 1 से और आईएफएफ से डेटा लेकर, यहां से डेटा लेकर मिस्टर एक्स का क्या बन जाएगा? मिस्टर एक्स का जीएसटीआर 2B बन के तैयार हो जाएगा। यानी अब तुम समझ गए होंगे। अब तुमसे अगर प्रैक्टिकली कोई पूछता है रास्ते में जाते हुए कि साहब जीएसटीआर 2B की जनरेशन डेट क्या होती है, तो उसको बोलना 14th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, क्योंकि 13th अब आपकी कट ऑफ बन चुकी है। लास्ट क्लास में जहां तक हमने पढ़ा था तो वहां मैंने नॉर्मल सिस्टम समझाया था, तो इसलिए मैंने बोला था कि 11 तारीख कट ऑफ है। लेकिन अब क्योंकि मैंने आपको क्यूआरएमपी स्कीम भी समझा दिया, तो अब आपको समझ में आ गया कि टोटल जो डेट है वो 13 है। तो टोटल यानी फाइनल कट ऑफ डेट
जो है वो 13 तारीख है, तो इसलिए अब आपका 2B 14 को जनरेट होकर चलेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, ये बात समझ में आ जाती है। तो देखो ये यहां पर लिखा हुआ भी है कि जो IFF होता है, जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी होती है, और जो GSTR 1 होता है, दोनों को कंबाइन करके 2B बनकर चलता है। तो वही चीज यहां पर मैंने बोली है कि 2A और 2B, 2A और 2B दोनों से बनता है, GSTR 1 से भी बनता है और GSTR और IFF से भी बनता है। ठीक है, हाँ IFF फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए बताना है, हाँ GSTR 1 सिर्फ और सिर्फ आखिरी महीने के लिए और पहले और दूसरे महीने की जो बच गई उसके लिए। तो इसलिए हम बोलते हैं एंटायर क्वार्टर, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिख दिया भाई, 1 तो फर्स्ट महीने के लिए आप IFF भर रहे हो, सेकंड महीने के लिए आप IFF भर रहे हो, GSTR 1 आप पूरे क्वार्टर के लिए भर रहे हो, लेकिन उसमें इनवॉइसेस वो वाली नहीं आएंगी जो आप ऑलरेडी IFF में बता चुके हो। ये चीज मैंने ब्रैकेट में लिख दी, एक्सक्लूडिंग इनवॉइसेस ऑलरेडी फर्निश्ड इन IFF। ठीक है, ये चैप्टर जितना अच्छे से आपको समझ में आएगा ना, आपको उतना ही ज्यादा मजा आएगा आर्टिकलशिप के अंदर, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी बातें आपको, ये सारी छोटी छोटी बातें वहां पर आपको क्लियर होंगी। ओके सर, ऑप्शनल है ये तो मैंडेटरी है साहब, GSTR 1 तो भरना ही पड़ेगा, GSTR 1 नहीं भर रहा तो आगे रिटर्न नहीं भर पाओगे। लेकिन हाँ IFF ऑप्शनल है, लेकिन बेटा गवर्नमेंट बहुत होशियार है, गवर्नमेंट ने सिर्फ नाम का ऑप्शनल करा इसको, गवर्नमेंट ने सिर्फ इसको नाम का ऑप्शनल करा। क्यों आप भी जानते हो, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि सामने वाला जो रेसिपिएंट है वो फोन कर करके माथा खा जाएगा, क्योंकि उसको क्रेडिट चाहिए। यहां पर सिर्फ 50 लाख तक की ही क्यूमुलेटिव वैल्यू के आप इनवॉइसेस डिक्लेयर कर सकते हो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। लेकिन यहां पर ऐसी कोई लिमिट नहीं है साहब, यहां तो आप चाहे जितनी इनवॉइसेस बताओ, बस उनको छोड़ दो जो आपने IFF में ऑलरेडी बता दी है। रिटर्न पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड, अब IFF है तो ये तो पहला महीना और दूसरा महीना सिर्फ 2 महीने के लिए जाएगा, तारीख में ऑलरेडी बता चुका हूं, 13th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, 13th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। लेकिन GSTR 1 कब जाएगा, 13th ऑफ द सक्सीडिंग क्वार्टर, 13th ऑफ द सक्सीडिंग क्वार्टर, ये क्वार्टर खत्म होने के बाद जाता है। GSTR 1 आपका क्वार्टर खत्म होने के बाद जाता है, जबकि IFF आपका मंथ खत्म होने के बाद जाता है। देखना कुछ इस तरह से ये मामला होकर चलता है। ये देखो ये टाइमलाइन मैंने आपके लिए खींची है, यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर ये है आपका अप्रैल, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, एक सेकंड को आप, ये है आपका अप्रैल, ये है मई और ये है जून। ठीक है, हाँ सर, तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। अप्रैल का मैं कब भेजूंगा, अप्रैल का मैं भेजूंगा, ये अप्रैल से ये मई है ना, तो मई की 13 तारीख को, मतलब मई खत्म होने के बाद नहीं सर, अप्रैल खत्म होने के बाद, तो इसको आप एरो को इधर ही लगा लो आप। मैं ये मान रहा हूं ये अप्रैल खत्म हो गया और ये मई चालू हो गया, तो ये मई खत्म हो गया और ये जून खत्म हो गया। ठीक है, तो अप्रैल खत्म होने के बाद 13th मई तक मुझे अप्रैल के रेस्पेक्ट में IFF भर देना है, IFF भर देना है। मई के रेस्पेक्ट में मुझे 13 जून तक IFF भर देना है, और पूरे क्वार्टर के रेस्पेक्ट में मुझे 13 जुलाई तक। तो इसलिए मैं बोलता हूं सक्सीडिंग क्वार्टर, क्योंकि आपका जून में क्वार्टर खत्म हो गया, GSTR 1 भर देना है। आई होप अब आपको अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल गई होगी। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात को ध्यान से सुनो, आगे का पॉइंट क्या बोल रहा है। आगे यहां पर आपको एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल आप रीड करके चल सकते हो। मैंने आपको IFF और GSTR 1 के अंदर भी बहुत अच्छे से डिफरेंस बता दिया। अब आप चाहो तो यहां तक, सिर्फ यहां तक रीडिंग टाइम का एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हो, और उसके बाद मैं आपको आगे डिस्कस कराकर चलूंगा। आप चाहो तो एक काम करो, ये भी देख लो कि जो GSTR 3 भी होगी उसकी ड्यू डेट्स क्या होगी, ये भी बता देता हूँ, फिर रीडिंग का टाइम दे दूंगा मैं। ठीक है, तो आपके पास अच्छा खासा कंटेंट रीड करने के लिए होगा। तो ड्यू डेट की अगर हम बात करें दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, मैं बताता हूँ आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसके अंदर। आप कौन से स्टेट में फॉल करते हो इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी GSTR 3B की ड्यू डेट क्या है। नॉर्मल में क्या ड्यू डेट है सर, 20 तारीख। जो नॉर्मल सिस्टम मैंने आपको सिखाया था उसमें मैंने आपको आज की क्लास की शुरुआत में बताया था कि 3B की ड्यू डेट क्या होती है, 20 तारीख। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है साहब, अगर आप QRMP के अंदर हो, अगर आप QRMP के अंदर हो तो यहां पर डिपेंड करेगा आप कौन से स्टेट में फॉल करते हो, आपका रजिस्टर्ड बिजनेस, आपने जो रजिस्ट्रेशन ले रखा है कौन से स्टेट में ले रखा है। तो साहब यहां पर बहुत सारे स्टेट है जिनको इन्होंने 2 पार्ट में बाइफरकेट कर दिया। ये सारे स्टेट हैं तो डेट दे दी साहब 22 तारीख, और ये सारे स्टेट हैं तो डेट दे दी साहब आपको 24 तारीख। तो टिपिकली अगर मैं कहूं तो शायद हमारा जो स्टेट है राजस्थान, ये ना मेरे दोस्त राजस्थान, वो आता है आपके पास में सेकंड वाले कॉलम में। तो हमारे लिए डेट होती है 24 तारीख ऑफ द क्वार्टर, 24 तारीख ऑफ द सक्सीडिंग क्वार्टर। तो टिपिकली सेम टू सेम चीज है, यही सेम टू सेम रहेगा, बस यहां पर ही मैं आपको बता देता हूं
कि यहां से एरो निकाल रहा हूं मैं 13 जुलाई के बाद 24 तारीख, एक सेकंड को, ये 24 तारीख 24 ऑफ जुलाई को आपको अपना 3B फाइल कर देना है। 24 ऑफ जुलाई तक आपको अपना 3B फाइल कर देना है। तो मुझे बताओ, जब आपने GSTR1 13 जुलाई को फाइल करा होगा तो ऑटोमेटिकली 14 को सबके पास क्या हो गया होगा, उनका 2B आ गया होगा, और 14 के बाद उन्होंने कम से कम 10 दिन और दे दिया आपको। 14 के बाद 10 दिन, 14 के बाद 24, 10 दिन और दे दिया। उसके अंदर अच्छे से प्रिपरेशन करके आप अपना 3B फाइल करके चल सकते हो। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट्स में हो जहां पर 22 है तो वहां पर 8 दिन ही आपको मिलेंगे। तो 22 और 24 अकॉर्डिंगली आपको देखकर चलना पड़ेगा दोस्तों। तो अब आप चाहें एक अच्छा सा छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, जिसके अंदर आप अच्छे से रीड कर लीजिए जितना भी मैंने आपको अभी रीड करवाया है। अपनी आंखों से रीड करोगे तो ज्यादा अच्छा जाएगा। अभी तो मैंने आपको पढ़वा दिया किताब से, नोटिंग करवा दी, लेकिन जब आप खुद रीड करते हो ना तो ज्यादा अच्छे से प्रोसेस होता है, अच्छे से खुद को समझ में। इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो यहां पर मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, अब एक बार आप सेल्फ स्टडी करिए, फिर मिलते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक जो है थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो मैं चाहता हूं जहां तक हमने पढ़ लिया एक बार उसे समेट लो, अच्छे से प्रोसेस कर लो, दिमाग में आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो हैव अ रीडिंग ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स। मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं आपके लिए। ब्रेक पूरा हो गया आप सभी का? हाँ सर, हमारा ब्रेक पूरा हो गया। तो अब आ जाइए साहब, हमने आपको रीडिंग ब्रेक के साथ साथ मेन ब्रेक भी दे दिया, क्योंकि लगभग मेन ब्रेक का टाइम भी हो ही गया था। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो है डिपॉजिट, मंथली डिपॉजिट। जैसा कि हमने समझा कि फर्स्ट 2 मंथ्स के अंदर गवर्नमेंट ने ये देखा कि गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा। हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 जो हमने डिस्कस किया था, याद है आपको? प्रॉब्लम नंबर 2 IFF था, वो तो हमने देख लिया, लेकिन प्रॉब्लम नंबर 1 जो था हमारा, जिसमें हमने देखा था कि गवर्नमेंट का 2 महीने का टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं 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 नहीं, डिपॉजिट तो आपको साहब हर महीने ही करा के चलना पड़ेगा। तो वो मुद्दा जो है वो अब हम यहां इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि भैया जी कौन सा फॉर्म होगा डिपॉजिट कराने का, किस तारीख तक डिपॉजिट कराना पड़ेगा, कौन कौन से मेथड्स हैं डिपॉजिट कराने के, वो सब अब हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले एक काम करो, जितना दिखा रहा हूं सिर्फ उतना देखना, ज्यादा मत देखना, बस इतना सा देख लो, इतना सा। मैंने बोला कि वेयर द रिटर्न इज टू बी फाइल्ड ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, जहां पर आपको रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करना है GSTR1, जहां पर आपने पेमेंट क्वार्टरली बेसिस पे करना है GSTR3B, और जहां पर आपने डिपॉजिट मंथली बेसिस पे करना है PMT06 से, PMT06 से। हालांकि मैं फिर भी संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि PMT06 से साहब आप पेमेंट करते हैं, डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो ये चीज थोड़ी सी दिमाग से बाहर जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं साहब, हमारा काम पढ़ाना है तो हम तो आपको पढ़ाकर चलेंगे। तो क्या सीखा साहब कि क्वार्टरली GSTR1 जाएगा, क्वार्टरली GSTR3 भी जाएगा, लेकिन मंथली आपको डिपॉजिट करा के चलना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहां पर देखो दिखाया कि पेमेंट अलग है, डिपॉजिट अलग है। भाई नाम में ही गड़बड़ है, मंथली पेमेंट नहीं, मंथली डिपॉजिट हो रहा है। ओके सर, ओके ओके ओके, हम समझ गए। अब आगे बताइए। तो देखो साहब, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना चालू करना, मैं एक एक केस करके चीजों को कवर करूंगा। तो केस नंबर फर्स्ट, आप QRMP में आना चाहते हैं। क्या बोला मैंने? आप QRMP में आना चाहते हैं। सर आप क्या डिस्कस कर रहे हो? दोस्त मैं डिस्कस कर रहा हूं मेथड्स। सबसे मैंने आपको हेडिंग डाल के ये जरूर बता दूं कि मैं यहां क्या डिस्कस कर रहा हूं। METHODS, मेथड्स ऑफ डिपॉजिट, मेथड्स ऑफ डिपॉजिट अंडर QRMP, मेथड्स ऑफ डिपॉजिट अंडर QRMP। ठीक है, ओके सर। एक लाइन ड्रॉ कर दें अच्छी सी? हाँ बिल्कुल कर दीजिए सर, एक सेकेंड रुकना। ये मैंने आप लोगों के लिए यहां पर लाइन ड्रॉ कर दी। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने बोला कि जनवरी, फरवरी और मार्च, ये वो महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च, ये वो महीने हैं जिन महीनों के लिए आपने क्या करना है? QRMP ऑप्ट करना है। QRMP स्कीम में आप आना चाहते हैं इन मंथ्स के लिए। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया। ये वो महीने हैं जिनके लिए मैं QRMP में आना चाहता हूं, ये वो क्वार्टर है जिसके लिए मैं QRMP में आना चाहता हूं। पहला और बिल्कुल आसान मेथड जो गवर्नमेंट ने बोला वो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। जनवरी में अपनी लायबिलिटी कंप्यूट करो, क्रेडिट उसमें से माइनस कराओ, और जितना भी बचता है उतना डिपॉजिट करा दो। क्या बोला? अपनी लायबिलिटी डिटरमाइन करो कि साहब जितना भी माल बेचा उस पर कितना टैक्स बनता है गवर्नमेंट को जमा कराना, कितना माल खरीदा उस पर कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है वो भी निकाल लो, और जो डिफरेंस है मेरे दोस्त उसको आप यहां पर कैश में, जो भी डिफरेंस है उसको आप यहां कैश में क्या करा सकते हैं?
डिपॉजिट करा के चल सकते हैं। सिमिलरली फरवरी में भी आपको सेम टू सेम काम करके चलना है। मार्च में नहीं करना, मार्च में डिपॉजिट नहीं कराना, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में तो मैं फिर जीएसटीआर 3B में पेमेंट करूंगा ही करूंगा। ठीक है, हाँ जी सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, बात समझ में आ गई। इस मेथड को गवर्नमेंट ने नाम दिया सेल्फ असेसमेंट मेथड। क्या नाम दिया? सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट मेथड। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बात समझ में आ गई हमको। नाम से ही पता पड़ रहा है कि भाई साहब अपना कैश आपको कितना डिपॉजिट कराना है आप खुद सेल्फ असेस कर लीजिए, नाम से ही पता पड़ रहा है, सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, अच्छा ठीक है। मेथड नंबर 1 बिल्कुल सिंपल मेथड है। क्या बोलता है? खुद डिटरमाइन करो, जमा कराओ। लेकिन दूसरा मेथड जो गवर्नमेंट ने दिया वो इसलिए दिया क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि जरूरी नहीं है कि सब लोग इतने होशियार हों, सब रजिस्टर्ड पर्सन इतने होशियार हों कि वो इतनी सारी कैलकुलेशन खुद से कर ले, या उनके पास में इतना टाइम ना हो, या उनका बिजनेस वाकई में बहुत छोटा हो। तो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने आपको एक मेथड और दिया। गवर्नमेंट ने बोला सेम टू सेम केस नंबर 2 अब आ रहा है आप सभी के सामने। केस नंबर 2 जनवरी, फरवरी और मार्च के रेस्पेक्ट में ही हम बात करके चलेंगे। जनवरी, फरवरी और मार्च के रेस्पेक्ट में ही मैं बात करूंगा, ध्यान से सुनना बस मेरी बात को। यही वो क्वार्टर है जिसके लिए मैं क्यूआरएमपी में ऑप्ट करना चाहता हूं। गवर्नमेंट ने बोला पहली बार आ रहे हो? अरे सुनो भैया, क्या पहली बार आ रहे हो? क्या पहली बार क्यूआरएमपी ऑप्ट कर रहे हो? जवाब आता है हाँ, पहली बार कर रहा हूं, फर्स्ट टाइम आई एम ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएमपी। तो मुझे बताओ इससे पहले तुम किस में थे? सर इससे पहले मैं नॉर्मल सिस्टम ऑफ रिटर्न फाइलिंग अंडर जीएसटी में था। नॉर्मल सिस्टम ऑफ रिटर्न फाइलिंग, नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ रिटर्न फाइलिंग, और वो क्या था? मंथली जीएसटीआर 1, मंथली जीएसटीआर 3B, बात खत्म। इससे पहले मैं मंथली वाले में था। ध्यान रखना बेटा, इससे पहले कुछ लोग कहेंगे सर पहली बार आ रहे थे, पहले 1.5 करोड़ का भी था। अरे वो 1.5 करोड़ वाला हिसाब जीएसटीआर 1 को लेकर था। 3B तो हमेशा आपका मंथली ही फाइल होता था। 3B आपका हमेशा मंथली ही फाइल होता है आज तक। 3B कभी क्वार्टरली नहीं हुआ, ये बात दिमाग में डाल लो। हाँ जी सर ठीक है, यानी कि मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप पहली बार क्यूआरएमपी में आ रहे हो तो इससे पहले तुम्हारा 3B कैसे फाइल करते थे? कॉमन सेंस का आंसर आएगा बेटा, मंथली फाइल करते थे। कैसे फाइल करते थे? मंथली फाइल करते थे। तो सिंपल सी बात गवर्नमेंट ने बोली कि अगर पहली बार आ रहे हो, पहला क्वार्टर है तुम्हारा क्यूआरएमपी के अंदर, तो इस क्वार्टर के पिछले क्वार्टर का आखिरी महीना, लास्ट मंथ, जिस भी क्वार्टर में तुम आना चाहते हो ना, इसके पहले वाला जो महीना है, लास्ट मंथ, पिछले क्वार्टर का, तो इसके पहले वाला क्वार्टर कौन सा है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आखिरी महीना कौन सा है? दिसंबर। तो गवर्नमेंट ने बोला दिसंबर में दोस्त जो भी 3B तुमने फाइल करा है, जो भी 3B तुमने फाइल करा है, इस 3B के अंदर जितनी भी तुमने कैश में पेमेंट करा है, इस 3B के अंदर जितना भी पेमेंट तुमने किसमें करा है? बोलो कैश में। कैश बोले तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का इस्तेमाल करके। किसका इस्तेमाल करके? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का इस्तेमाल करके जितना भी पेमेंट तुमने करा है उसका 100%, उसका 100% आप जनवरी में भी डिपॉजिट करा दो, और आप जनवरी में भी डिपॉजिट करा दो, आप फरवरी में डिपॉजिट करा दो। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं साहब, देयर इज नो नीड टू अप्लाई दी माइंड, सीधा निकालो। अच्छा साहब मैंने 100 रुपए कैश से जमा कराए थे, 100 रुपए कैश से पेमेंट करा था कैश लेजर का इस्तेमाल करके, तो बस फिर 100% कितना हो जाएगा? 100 रुपए। ये लो, ये 100 रुपए जमा करा दिए, 100 रुपए जमा करा दिए, भले ही फिर वो शॉर्टफॉल हो, गवर्नमेंट को मतलब नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर तुम सेल्फ असेसमेंट मेथड लगाते तो यहां पर हो सकता है 1000 माइनस 800, तुम्हें 200 जमा कराने थे। हाँ तुमने 100 रुपए जमा कराए। गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं साहब, कोई बात नहीं, कोई ब्याज नहीं लगाएंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं। 200 कराने थे, गोली मारो, हमको पता ही नहीं तुमको 200 कराने थे। गवर्नमेंट ने आंखें बंद कर ली, हमको पता ही नहीं कि तुमको कितने कराने थे। गवर्नमेंट ने खुद ने बोल दिया कि यहां कैलकुलेशन नहीं करनी, यहां सीधा जितना निकल कर आ रहा है उतना डिपॉजिट करा दो, और नाम रख दिया इस मेथड का फिक्स्ड सम मेथड। गवर्नमेंट खुद कह रही है साहब, मैं नहीं बोल रहा, फिक्स्ड सम मेथड। सर लिख के दिखाओ, मैं लिख के दिखाता हूं आपको। क्या बोला? फिक्स्ड सम मेथड, फिक्स्ड सम मेथड। क्या बोला गवर्नमेंट ने? इस मेथड का नाम फिक्स्ड सम मेथड, यानी कि यहां पर एक फिक्स्ड, एक मुश्त अमाउंट आपने डिपॉजिट कराना है, एक फिक्स्ड अमाउंट आपने डिपॉजिट कराना है, दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है, एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट कराओ, बात खत्म।
कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, 100%, बस ये याद रखना, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर वन थिंग दैट इट इज 100%। परफेक्ट। अब सुनो केस नंबर 3, यहां तक कोई दिक्कत है? चलो फटाफट से एक बार रिवाइज करा दो। पहला मेथड कौन सा था? सेल्फ असेसमेंट मेथड, हमेशा एप्लीकेबल है, हमेशा एप्लीकेबल है, इसमें कुछ कंडीशन नहीं देखनी, हमेशा एप्लीकेबल है। लेकिन फिक्स्ड सम मेथड की पहली कंडीशन क्या थी कि अगर पहला क्वार्टर है, पहली बार क्यूआरएमपी में आ रहे हो, तो इससे पहले मंथली में थे, हाँ, तो पिछले महीने क्वार्टर से जो पिछला महीना है इसका जो 3B तुमने फाइल करा होगा, इस 3B में तुमने कैश से जितना भी दिया होगा उसका 100%, बस ये जो अमाउंट आया यही पहले महीने में और यही दूसरे महीने में चालान बनाओ और डिपॉजिट कराओ। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सुनो मेरी बात को, बच्चे ने पूछा, दोस्त ने मेरे से पूछा कि मधुसूदन एक बात बता, अगर कैश लेजर से कुछ पे ही ना किया हो तो पिछले महीने में दिसंबर में अगर मेरी क्रेडिट सफिशिएंट है तो कैश से आपने कितना पे करा होगा? 0। 0 का 100% क्या होता है? 0। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, फिर तो कुछ भी जमा नहीं कराना, हटाओ इसे, ना पहले महीने में कुछ जमा कराऊंगा ना दूसरे महीने में कुछ जमा कराऊंगा, 0, कुछ जमा नहीं कराना सर, डिपॉजिट ही नहीं कराना, हाँ नहीं कराना। फिर भले ओरिजिनली लायबिलिटी कितनी भी निकल के आ रही हो उससे मतलब नहीं है, गवर्नमेंट ने बोला ना फिक्स्ड सम मेथड बोले तो नो दिमाग लगाना, ओनली डिपॉजिट कराना। 0 है तो 0 डिपॉजिट कराओ, 0 डिपॉजिट होता ही नहीं है, और अगर अमाउंट आ रहा है तो अमाउंट डिपॉजिट कराओ। फिर तुमको सेल्फ असेसमेंट से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन तुमको नहीं कर, कैलकुलेशन की माताफोड़ी खत्म। केस नंबर 3 ध्यान से सुनना। केस नंबर 3 में गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला साहब कि अगर एक क्वार्टर निकल चुका है, एक क्वार्टर बीत चुका है, पास्ट हो चुका है, तुम अब नए नए नहीं रहे क्यूआरएमपी में, अब तुम पुराने हो चुके हो, ये तुम्हारा सेकंड क्वार्टर है, तुम्हारा थर्ड क्वार्टर है, तुम्हारा फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, अरे बहुत साल बीत गए साहब क्यूआरएमपी के अंदर। तुम क्यूआरएमपी में आज पहली बार नहीं, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं बार, 10वां क्वार्टर, मतलब कि बहुत टाइम तुम्हें बीत चुका है। तो मैं कहूं साहब 10 क्वार्टर बीते हो, 50 क्वार्टर बीते हो, या दूसरा क्वार्टर, बात तो एक ही है, क्योंकि एक क्वार्टर तो बीत गया ना, नया तो नहीं रहा भाई साहब। जनवरी, थोड़ा मेरे को जगह ज्यादा चाहिए तो मैं थोड़ा नीचे लिखूंगा, इधर आओ। मैंने कहा जी साहब नहीं, बीच में लिखेंगे हम, मुझे कुछ और भी बताना है, एक सेकेंड दोस्त। हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्या साहब बुरा मान गया? एक सेकेंड मेरे दोस्त, अप्रैल, मई, अप्रैल, मई, जून, हाँ जी सर, थोड़ा सा इधर कर दूं, हाँ जी सर, अप्रैल, मई, जून, अब ठीक है। हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और इसके पहले आया था अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। दिस इज योर एक क्वार्टर, दिस इज योर दूसरा क्वार्टर एंड दिस इज योर तीसरा क्वार्टर। अब मेरी बात को सुनो, आपको दूसरा क्वार्टर हो चुका है साहब, अब आप दूसरे क्वार्टर में खड़े हो, दिस इज योर क्वार्टर, दिस इज योर क्वार्टर, दिस इज योर करंट क्वार्टर, जिसके रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं। इससे पहले कौन सा वाला क्वार्टर बीता होगा? इससे पहले ये वाला क्वार्टर बीता होगा, जिसके रेस्पेक्ट में ऑलरेडी अपन ऊपर बात कर चुके हैं। ये देखो, इसके रेस्पेक्ट में मैं ऑलरेडी पहले ही ऊपर बात कर चुका हूं। यहां पर करंट क्वार्टर कौन सा था? यहां पर करंट क्वार्टर था जिसके लिए मैं क्यूआरएमपी में आया था। क्यूआरएमपी का मेरा पहला क्वार्टर, क्यूआरएमपी का मेरा पहला क्वार्टर, जनवरी, फरवरी, मार्च। जी हाँ, क्या ना? हाँ जी सर। यहां पर क्योंकि सेल्फ असेसमेंट मैंने समझाया था, तो यहां पर भी पहला जो मेरा महीना था, क्वार्टर था, किसका? क्यूआरएमपी का, वो ये था। क्यूआरएमपी में मेरा पहला क्वार्टर। ओके सर, लेकिन अब मैंने क्या बोला? क्यूआरएमपी में कई क्वार्टर बीत चुके, तो कई क्वार्टर बीते या एक क्वार्टर बीते, बात एक ही पड़ेगी। आपको तो बस पुराना करना है, पहला क्वार्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, पहला क्वार्टर नहीं है, दूसरा क्वार्टर है, तो इसलिए मैं यहां से एक सेकंड हटा देना चाहता हूं। दिस इज द पुराना वाला क्वार्टर, ये मैंने हटा दिया। ध्यान से सुनो, फिक्स्ड सम मेथड ने क्या बोला? फिक्स्ड सम मेथड ने बोला कि साहब अगर आपको एक से ज्यादा क्वार्टर हो चुके हैं क्यूआरएमपी के अंदर, तो आप ये देखो कि आप पिछला जो 3B फाइल कर रहे थे, वो मंथली फाइल कर रहे थे कि क्वार्टरली फाइल कर रहे थे? अब बताओ, अब तुमने जो अपना लेटेस्ट, मेरा क्वेश्चन है तुमसे कि LATEST लेटेस्ट R3B जो तुमने फाइल करा है, R3B फाइल्ड इज मंथली और क्वार्टरली? इज मंथली और क्वार्टरली? बताओ साहब, इज मंथली और क्वार्टरली? क्वेश्चन मार्क। क्या पूछा मैंने पूछा कि जो लेटेस्ट 3B फाइल करके आए हो, जो लेटेस्ट GSTR 3B फाइल करा है, वो मंथली फाइल करा है या क्वार्टरली फाइल करा है? और कहां खड़े होके पूछ रहा हूं? ये यहां खड़े होके पूछ रहा हूं, इस क्वार्टर में खड़े होके पूछ रहा हूं।
अब बताओ कहां फाइल करा है साहब? साहब क्वार्टरली फाइल करा है। बहुत बढ़िया जवाब, बिल्कुल सबका बहुत बढ़िया जवाब है, क्वार्टरली फाइल करा है। क्योंकि ये देखो इससे पहले ये क्वार्टर आ गया था और इसका 3B जो लेटेस्ट 3B था वो इस क्वार्टर का 3B था जो तुम्हारा पहला क्वार्टर था। JAN ये जनवरी, जनवरी के रेस्पेक्ट में तुमने जो 3B भरा था वो तुम्हारा 3B जो था वो लेटेस्ट 3B था। और तुम्हें सबको बताना चाहूंगा कि वो 3B क्वार्टरली था, मंथली नहीं था, क्वार्टरली था। हाँ के ना? हाँ जी सर, आपकी बात से हम 100% सहमत हैं। और अगर तुम सहमत हो तो अब सुन लो मेरी बात को। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर ऐसी सिचुएशन में 3B तुमने क्वार्टरली फाइल करा, यानी कि जहां तुम ऑलरेडी क्या हो चुके हो, अरे भाई साहब एक सेकेंड, जहां तुम ऑलरेडी पुराने हो चुके हो, तो यहां जब डिपॉजिट की बात आएगी फिक्स्ड सम मेथड में, तो जो तुमने लास्ट क्वार्टर का 3B फाइल करा है, लास्ट क्वार्टर का 3B फाइल करा है, उसमें जितना तुमने कैश से पेमेंट करा है उसका मात्र 35%, उसका मात्र 35%। मामला बदल गया, मामला बदल गया, मामला बदल गया, उसका मात्र 35%। कौन से वाले 3B का? मंथ वाले 3B का कि क्वार्टर वाले 3B का? क्वार्टर वाले 3B का। तो अगर चेक करो सबसे पहले कि आप पास्ट में मंथली 3B फाइल करके आए हो कि क्वार्टरली 3B फाइल करके आए हो। मंथली 3B फाइल करा, इसका मतलब तुम नए नए हो, तुम्हारा पहला क्वार्टर है, तभी तो तुम मंथली फाइल कर रहे हो। भाई तुम्हारा पहला क्वार्टर होगा तभी तो पहले तुमने मंथली फाइल करा होगा, यानी कि नॉर्मल सिस्टम में थे तुम, QRMP में अभी अभी आए हो। करेक्ट और नॉट? हाँ सर बात तो सही है। भाई अगर मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि पिछला 3B तुमने मंथली फाइल करा है कि क्वार्टरली, तो तुम कह रहे हो मंथली, इसका मतलब ही क्या है कि तुम्हारा ये पहला क्वार्टर है QRMP के अंदर, तभी तो पिछला 3B मंथली हुआ होगा। बात तो सही है। वहां पर क्या करना है, जितना भी कैश में पे करा उसका 100%। लेकिन अगर तुम्हारा पिछला 3B क्वार्टरली फाइल हो रखा है, पिछला 3B क्वार्टरली फाइल हो रखा है, तो फिर उस 3B में जितना भी तुमने कैश से पेमेंट करा उसका 35%, उसका 35% आंख बंद करके अप्रैल में डिपॉजिट करा दो और मई में डिपॉजिट करा दो। 35% का चालान बनता है, इसको बोला जाता है 35% चालान। वेबसाइट पे जाओगे, पोर्टल पे भी तुमको दिखा दूंगा, मैं पोर्टल पे दिखा दूंगा तुमको, वहां लिखा हुआ आएगा 35% चालान। कुछ मत करो, सेलेक्ट करो, चालान बना दो, बात खत्म। सेलेक्ट करो, चालान बनाओ, डिपॉजिट कराओ, बात खत्म। गवर्नमेंट कह रही है सेल्फ असेसमेंट से मतलब ही नहीं है। सेल्फ असेसमेंट तो हमेशा है मेरे दोस्त, मैं मना कर रहा हूं क्या? अगर आप चाहो, मैं तो सिर्फ मेथड समझा रहा हूं। अब इसमें से सेलेक्ट कौन सा मेथड करना है वो आपकी इच्छा है, वो आपकी इच्छा है। सेलेक्ट कौन सा मेथड करना है, मेथड के एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बताऊंगा, डोंट वरी, मेथड्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बताऊंगा। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्या है, मेथड को समझ लो पहले कि मेथड क्या क्या है। पहला मेथड है सेल्फ असेसमेंट मेथड। कौन सा मेथड है? सेल्फ असेसमेंट मेथड। कहां गया भाई? ये रहा सेल्फ असेसमेंट मेथड। इसके अंदर क्या बोला, इसमें मतलब ही नहीं ना पिछले महीने के 3B से, ना पिछले महीने का 3B ना पिछले क्वार्टर का 3B, मतलब ही नहीं साहब। अपने हिसाब से कैलकुलेशन करो, डिपॉजिट करा दो। दूसरे वाले ने बोला मंथली 3B फाइल करके आए हो या क्वार्टरली 3B फाइल करके आए हो? सर मंथली फाइल करके आए हो। इसका मतलब तुम नए नए हो, तुम्हारा पहला क्वार्टर है 3B के अंदर, QRMP के अंदर पहला क्वार्टर है QRMP के अंदर, तभी तो तुमने पिछले महीने में 3B फाइल करा होगा। क्योंकि अगर तुम्हारा दूसरा तीसरा या चौथा क्वार्टर होता QRMP के अंदर, इसका मतलब तो तुमने पिछला 3B क्वार्टरली फाइल किया होता। भाई कॉमन सेंस लगाओ ना। अगर मैं चौथे क्वार्टर पे खड़ा हूं, दिस इज माय फोर्थ क्वार्टर इन QRMP स्कीम, तो मेरा 3B कैसे गया होगा? पिछला 3B 100% मैंने थर्ड क्वार्टर का एक बार ही तो फाइल करा होगा, तो इसका मतलब मैंने क्वार्टरली फाइल करा ना 3B। अगर मैं फोर्थ क्वार्टर में खड़ा हूं, मैं तो कहता हूं साहब मैं तो थर्ड क्वार्टर में खड़ा हूं, तो थर्ड क्वार्टर में भी सोचो कि तुमने सेकंड क्वार्टर का 3B फाइल करा था। तो मैंने कहा ना, एक बार अगर QRMP में आ गए, एक क्वार्टर निकल गया, तो उसके बाद तो तुम्हारा 3B क्वार्टरली ही फाइल होगा, तो उस केस में दिक्कत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि अगर नए नए हो, पहली बार हो, पुराना जो 3B तुमने दाखिल करा है वो तुमने दाखिल करा है कैसा? मंथली, तो उस केस में जो भी तुम्हारा बना, जितना भी तुम्हारा बना उसका तुम कितना पे कर दो? बोलो, उसका तुम पे कर दो, अरे बोलो साहब 100%। कैश में जितना भी बना उसका तुम 100% फाइल करके चल सकते हो। और अगर तुम क्या हो, अगर तुम ऑलरेडी 4-5 क्वार्टर बिता चुके हो, मैं तो कह रहा हूं साहब दूसरा क्वार्टर ही अगर तुम्हारा है, यानी 3B तुम क्वार्टरली, एक भी 3B अगर तुमने क्वार्टरली फाइल कर दिया, तो जो भी उस 3B में तुमने कैश में दिया उसका 35% डिपॉजिट करा दो पहले और दूसरे महीने में। बस इतनी सी बात है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बुक से रेफर करवा सकता हूं, तो मेरे साथ सभी जने बुक में आएंगे और समझेंगे साहब कि मैंने इतनी देर गला क्या फाड़ा।
फॉर्म में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, PMT 06। दोस्त ड्यू डेट भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 25 तारीख है, इसमें कुछ ऐसा बताने की बात नहीं है। 25th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, यानी कि जो अप्रैल के रेस्पेक्ट में डिपॉजिट कराना है वो 25 मई से पहले पहले करवाना है। मई के रेस्पेक्ट में जो डिपॉजिट होगा वो 25 जून से पहले पहले होगा, और जून के रेस्पेक्ट में क्योंकि डिपॉजिट नहीं होता है वहां पर तो सीधा फाइलिंग होती है, तो अकॉर्डिंगली 22 या 24 जुलाई तक आपको 3B अपना फाइल कर देना है। आई होप इट इज ऑल द वे क्लियर टू यू। तो डेट्स मैंने आपको यहां पर दे दी है, तो मेनली जो डेट है वो है 35th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, ठीक है। हाँ, अब इंपॉर्टेंट है मेथड्स। तो फिक्स्ड सम मेथड, सेल्फ असेसमेंट मेथड, ध्यान से सुनिएगा। सेल्फ असेसमेंट मेथड मेरे दोस्त हमेशा एप्लीकेबल होगा, याद रखना। सेल्फ असेसमेंट मेथड पे हमेशा टिके, चाहे कोई सी भी सिचुएशन हो। अब मेरी सिचुएशन को ढंग से समझने की कोशिश करना। पहली बार रजिस्ट्रेशन लिया है, नया नया रजिस्ट्रेशन है, पहली बार रजिस्ट्रेशन लिया है, और रजिस्ट्रेशन लेते ही QRMP में आ गया। अरे GST में ही पहली बार रजिस्टर्ड हुआ हूं, 20 लाख से ऊपर टर्नओवर पहली बार निकला है, पहली बार GST में रजिस्टर्ड हुआ हूं, और रजिस्टर्ड होते ही QRMP में आ गया। क्योंकि मेरे मंथ्स कौन से थे? अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी। देखो इफेक्टिव डेट इन द मंथ्स ऑफ, अगर मेरे रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट अप्रैल में आ रही है, तो क्या मैं ऑप्ट कर सकता हूं QRMP के लिए? द आंसर इज यस, मैं ऑप्ट कर लूंगा। क्योंकि याद है पहले महीने के आखिरी दिन तक तुम एप्लीकेशन लगा सकते हो, तो ऑप्ट कर लूंगा। जुलाई में आ रही है तो भी कर लूंगा, अक्टूबर में आ रही है तो भी कर लूंगा, और जनवरी में आ रही है तो भी मैं ऑप्ट कर सकता हूं। ऑप्ट अगर मैंने रजिस्ट्रेशन लेते ही अगर मैंने ऑप्ट कर लिया, अगर मैं इन इफेक्टिव मंथ्स के अंदर आ रहा हूं, मेरी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन मंथ्स में आ रही है, तो मैं इमीडिएटली QRMP की एप्लीकेशन लगा दूंगा। हाँ सर लगा देंगे। क्या उसमें फिक्स्ड सम यूज हो सकता है? तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि पिछला रिटर्न जो आपने फाइल करा, पिछला 3B जो आपने फाइल करा, वो आपने मंथली फाइल करा या क्वार्टरली फाइल करा? अरे फाइल ही नहीं करा, पहली बार तो रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो फिक्स्ड सम वहां एप्लीकेबल ही नहीं हो सकता। फिक्स्ड सम मेथड वहां एप्लीकेबल ही नहीं हो सकता, इसलिए मैंने क्या लगा दिया? कांटा लगा दिया। ध्यान रखो, फिक्स्ड सम की रिक्वायरमेंट ही क्या है? फिक्स्ड सम मेथड की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने 3B, पिछला 3B, लास्ट 3B मंथली फाइल करा है या क्वार्टरली फाइल करा है? मंथली फाइल करा है तो 100% ऑफ कैश लायबिलिटी, और क्वार्टरली फाइल करा है तो 35% ऑफ कैश लायबिलिटी। और यहां तो मैंने फाइल ही नहीं करा, रजिस्ट्रेशन ही पहली बार करवाया, इसलिए क्या लगा दिया साहब? कांटा लगा दिया। हाँ, सेल्फ असेसमेंट मेथड तो हमेशा जिंदा रहेगा, ऑलवेज रेडी, उसके हिसाब से आप अपना पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, दूसरा, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे लेकिन पहला क्वार्टर है QRMP के अंदर, नए हो? हाँ जी सर नए हैं, तो क्लॉज B लगेगा। क्लॉज B, सर क्लॉज B का क्या मतलब है? मैं दिखाता हूं, इधर आओ। ये है मेरे दोस्त क्लॉज B, ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। क्लॉज B क्या बोलता है? क्लॉज B बोलता है पहला महीना है, लास्ट रिटर्न कैसे फाइल करा होगा? मंथली फाइल करा होगा, तो 100% ऑफ कैश लायबिलिटी। देखो क्या लिखा हुआ है, टैक्स लायबिलिटी पेड इन कैश इन द रिटर्न फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर वेयर द रिटर्न वाज फर्निश्ड मंथली। जहां तुम 3B मंथली फाइल कर रहे थे, वहां जो तुमने लास्ट मंथ प्रीसीडिंग क्वार्टर का भरा है 3B अपना, उसमें जो तुमने कैश में पे करा है वो टैक्स लायबिलिटी, मतलब कि 100% हो गया ना। जितनी भी टैक्स लायबिलिटी तुमने कैश में पे करी है, उतनी की उतनी तुम्हें डिपॉजिट करानी है, यानी कि 100% तुम्हें डिपॉजिट करानी है। समझे? हाँ जी साहब। कब? ये है क्लॉज B। देखो ये क्लॉज B मैंने ऐसे इंडिकेट करा डायग्राम के अंदर कि ये वाला क्लॉज B, ये वाला क्लॉज B। आई होप इट इज ऑल द वे क्लियर टू यू नो, राइट? यस सर। नो, द सेकंड पॉइंट इज, अब अगली सिचुएशन, बहुत शानदार सिचुएशंस बनाई है साहब। ये डायग्राम बनाने में बहुत टाइम लगा था मुझे, क्योंकि आप बेर लो पढ़ लो साहब, किसी भी टीचर से जाके पूछ लेना, कम से कम 10 पेज पढ़ने के बाद ये डायग्राम बनेगा। कम से कम 10 पेज का सारांश, समरी इस डायग्राम के अंदर है। इतने प्रोवाइजोस, इतने सर्कुलर और नोटिफिकेशन का एनालिसिस करने के बाद ये डायग्राम बनता है। फिर ये तो मजा है साहब पढ़ाने का। इधर आओ। आफ्टर ऑप्टिंग QRMP ऑप्ट कर चुके हैं, पहला क्वार्टर निकल चुका है, सेकंड एंड सब्सिक्वेंट क्वार्टर। क्या लिखा मैंने? सेकंड एंड सब्सिक्वेंट क्वार्टर। अब लगा लो क्लॉज A, और क्लॉज A ने क्या बोला? देखो क्लॉज A ने बोला, आखिरी लाइन पढ़ो, वेयर दी रिटर्न वॉज फर्निश्ड क्वार्टरली। क्वार्टरली 3B फाइल कर रहा हूं, और क्वार्टरली 3B में सिर्फ और सिर्फ कब फाइल कर सकता हूं? क्वार्टरली 3B मैं सिर्फ और सिर्फ कब फाइल कर सकता हूं? जब मैं QRMP में ऑलरेडी आ चुका हूं और एक क्वार्टर मेरा निकल चुका है। इसका मतलब ये कि लास्ट क्वार्टर का मैंने 3B फाइल किया होगा, यानी क्वार्टरली 3B फाइल करा होगा। तो उस केस के अंदर 35% ऑफ टैक्स पेड इन कैश इन द प्रीसीडिंग क्वार्टर, रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग क्वार्टर। पिछले क्वार्टर का जो रिटर्न फाइल करा है, 3B फाइल करा है, वो क्वार्टरली फाइल हुआ है,
तो उसमें जो भी मेरे कैश लाइबिलिटी थी उसका टोटल का नहीं, सिर्फ कैश लाइबिलिटी का 35%। आई होप इट इज ऑल द वे एंड ऑल द वे क्लियर टू यू नाउ। सेल्फ असेसमेंट में तो दिक्कत नहीं है साहब, वो तो आप हमेशा कर ही सकते हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इसी के साथ मेथड्स और उनकी एप्लीकेबिलिटी भी मैंने आपको यहां पर समझा दी। एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि अगर नो सच अमाउंट में बी रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड, सेल्फ असेसमेंट में ये बात, ये पॉइंट सेल्फ असेसमेंट के लिए ध्यान रखना। सेल्फ असेसमेंट, ये पॉइंट किसके लिए है? अगर आप सेल्फ असेसमेंट मेथड में जा रहे हो तो इस पॉइंट ने क्या बोला? इस पॉइंट ने बोला कि फर्स्ट मंथ एंड सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर टैक्स लाइबिलिटी, क्यूमुलेटिव टैक्स लाइबिलिटी। सर क्या मतलब है? अरे ये बोल रहा है कि आपको 1 रुपया भी जमा कराने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास क्रेडिट सफिशिएंट है तो। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर 1000 रुपए तुम्हारी लाइबिलिटी है लेकिन तुम्हारे पास 1200 रुपए का क्रेडिट रखा हुआ है तो अप्रैल में भी कुछ जमा नहीं कराना और मई में भी कुछ भी जमा नहीं कराना, क्योंकि क्रेडिट ऑलरेडी सफिशिएंट है। तो देखो एक बार रीड कर ले। हाँ सर एक बार रीड कर लेते हैं, क्या बोल रहा है? बोल रहा है नो सच अमाउंट में बी रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड for the first month of the quarter where the balance in the electronic cash ledger or credit ledger is adequate for the tax liability of the said month। अगर ऑलरेडी तुमने अच्छा खासा पैसा कैश लेजर में या क्रेडिट लेजर में डाल रखा है तो कुछ भी जमा कराने की जरूरत नहीं है। और सेकंड मंथ में हमें क्यूमुलेटिवली चेक करनी है यही चीज। सर क्यूमुलेटिवली का मतलब देखो दोस्त कुछ भी नहीं है, कॉमन सेंस लगाओगे अपने आप समझ आएगा। इधर आओ, फर्स्ट मंथ कौन सा है? अप्रैल। फॉर एग्जाम्पल पहला महीना आपका अप्रैल का है, 1000 रुपए, ठीक है। 800 रुपए का क्रेडिट है, जमा कितने कराने साहब? 200 रुपए जमा कराने हैं। ओके, सेल्फ असेसमेंट मेथड। सेकेंड मंथ कौन सा महीना है? अप्रैल के बाद क्या आता है? मई आता है, ठीक है। हाँ जी सर ठीक है। फिर से अगर मैं कहूं कि साहब 1000 रुपए ही है और 800 रुपए ही है, तो अब यहां पर जो चेकिंग करनी है ना सेकेंड मंथ के अंदर, वो चेकिंग ऐसे नहीं करनी है। ये तो सेकेंड मंथ का इंडिविजुअल था, ये तो सेकेंड मंथ का खुद का है, ये फर्स्ट मंथ का खुद का है। अब जब चेकिंग करो ना दोस्त तो ये चेक करना कि दोनों महीनों का मिलाकर, क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट मंथ की सेल्स चेंज हो गई हो सेकंड मंथ तक और फर्स्ट मंथ का क्रेडिट भी चेंज हो गया हो सेकंड मंथ तक। सर कैसे? ऐसे कैसे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है दोस्त। 100% पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों नहीं है? 100% पॉसिबल है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुमने जो अप्रैल में सेल करी थी, मई के एंड तक हो सकता है कोई डेबिट नोट इशू हो जाए, हो सकता है कोई क्रेडिट नोट इशू हो जाए। जो परचेज तुमने करी थी हो सकता है उसके रेस्पेक्ट में कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू हो जाए। और अगर कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू हुआ होगा तो सोचो अकॉर्डिंगली तुम्हारा आउटपुट लायबिलिटी या तुम्हारी इनपुट टैक्स क्रेडिट चेंज हो सकती है। तो उसको कंसीडर करते हुए क्यूमुलेटिवली आपको चेक करना है। अगर मैं कहूं फॉर एग्जांपल कि मेरी सेल्स पता लगा साहब एक डेबिट नोट इशू करना पड़ गया अप्रैल के रिस्पेक्ट में, तो मई के एंड में जब मैं चेकिंग कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? साहब मेरी सेल्स तो 1100 रुपए की हो गई। किसकी? अप्रैल की। और हो सकता है तुम्हारा क्रेडिट 800 का 700 रह गया हो, किसी ने तुम्हें डिस्काउंट दे दिया हो, क्रेडिट नोट दे दिया हो, तो तुम्हारी परचेज कम हो जाएगी, तो तुम्हारा क्रेडिट कम हो जाएगा। तो लो भैया 700 का क्रेडिट रह गया। हाँ भैया मई में कोई चेंज नहीं है, मई में अभी तक तो कोई चेंज नहीं है, बाद में हो सकता है। मई का रिटर्न कब भरूंगा? अप्रैल, मई, जून इज माय थर्ड मंथ। हो सकता है जून में मई के रिस्पेक्ट में कोई चेंज हो जाए। ये अभी तो 800 का 800 ही दिखाई दे रहा है। अब क्यूमुलेटिवली चेक करो तो इसको ऐड कर दो। ये क्यूमुलेटिव चेक करना होता है, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव चेक करना। तो देखो यहां 200 रुपए जमा करा दिए थे, वेरी गुड। कितना बन गया साहब? ये हो गया आपके पास 2100 रुपए, 2100, और साथ 14 और 1 15, 1500, 5 और 1 6, 1600, और जमा ऑलरेडी कितने करा चुका हूं? 200। तो अब देखा जाए तो जमा कितने कराने हैं? 400 और जमा कराने, जबकि यहां पर अगर हम केवल इंडिविजुअली देखते तो 200 ही दिखाई देता। इसलिए उन्होंने वहां लिखा है क्यूमुलेटिवली चेक करना है। अगर इंडिविजुअली चेक करोगे तो 200 रुपए जमा करा के छोड़ दोगे, वो गलत हो जाएगा। जमा 200 नहीं 400 रुपए कराने हैं। क्यों? क्योंकि अप्रैल मंथ की सेल्स और परचेज में चेंजेस हो चुके हैं। अप्रैल मंथ के सेल्स और परचेज में चेंजेस हो चुके हैं और उसका इंपैक्ट आपको दिखाई दे रहा है कहां? उसका इंपैक्ट आपको दिखाई दे रहा है यहां। आई होप अब आपको क्यूमुलेटिवली कैलकुलेशन करने का मतलब समझ में आया होगा। तो ध्यान रखना, मई के अंदर में कितना डिपॉजिट करूंगा? 200 कि 400? 400 डिपॉजिट कराऊंगा। 200 कि 400? 400 डिपॉजिट करा के चलूंगा। और इसी के साथ एक पॉइंट अभी और कनेक्ट होने वाला है और वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इसी के साथ एक पॉइंट और कनेक्ट होने वाला है, बहुत ही जल्द कनेक्ट होने वाला है, इंटरेस्ट से रिलेटेड पॉइंट है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आप फ्री टू अवेल मतलब आप चाहो तो अप्रैल में फिक्स्ड सम ले लो और मई में सेल्फ असेसमेंट मेथड ले लो, आपकी इच्छा। क्या बोला मैंने? आपकी इच्छा। आप चाहो
तो अप्रैल में कौन सा मेथड लगा लो, अप्रैल में आप लगा लो फिक्स्ड सम मेथड। में लिख देता हूं, यहां आप अगर फिक्स्ड सम लगा रहे हो तो कोई आप पे ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको मई में भी फिक्स्ड सम लगाना है। अगर आपने अप्रैल में फिक्स्ड सम लगा दिया तो आप पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको मई में भी फिक्स्ड सम लगाना है। यहां आप सेल्फ असेसमेंट में आ सकते हो, और अगर आपने पहले सेल्फ असेसमेंट लगाया था और अब फिक्स्ड सम में आना चाहते हो तो आ सकते हो। दोनों में फिक्स्ड सम में रहना है, रह सकते हो। दोनों में सेल्फ असेसमेंट में रहना है, रह सकते हो। एक में फिक्स्ड, एक में सेल्फ, एक में सेल्फ, एक में फिक्स्ड। यू आर फ्री टू अवेल। क्या लिख दिया गवर्नमेंट ने? फ्री टू अवेल। जैसे चाहो वैसे आप अपना मेथड अवेल करके चल सकते हो। और अगर इसके बाद भी डिपॉजिट कराने के बाद जीएसटीआर 3B फाइल करने के बाद मेरे दोस्त, फॉर एग्जांपल मैंने अगर अप्रैल, मई और जून तीनों के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन करते हुए मेरा 3B फाइल कर दिया, कब मेरे को 3B कब तक फाइल करना है? 13 जुलाई तक। अप्रैल, मई, जून, तो 13 जुलाई तक मेरे को मेरा, सॉरी 3B, R1 नहीं, R3B, तो 13 नहीं साहब, मैं अपने राजस्थान की बात करूं तो 24 तारीख तक, तो मैंने 24 जुलाई तक फाइल कर देना है। मैंने कहा साहब टोटल तीनों महीनों की मिला के 1000 रुपए लाइबिलिटी थी, और टोटल तीनों महीनों का मिला के क्रेडिट था मेरे पास में 900 रुपए, और कैश था मेरे पास में 200 रुपए। तो साहब 100 रुपए का मेरे पास में कैश बच जाएगा, ये कैश मेरे पास बच जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा साहब इस कैश का आप रिफंड ले सकते हो चाहो तो, और चाहो तो अगले महीने के लिए, अगले क्वार्टर के लिए इसे क्या कर लो, कैरी फॉरवर्ड कर लो, अगले क्वार्टर में काम आ जाए, कम डिपॉजिट कराना पड़े, ऑलरेडी कैश आपके पास में रखा हुआ हो तो दिक्कत की बात ही नहीं है। तो चाहो तो रिफंड भी ले सकते हो, और चाहो तो इसे सब्सिक्वेंट क्वार्टर के लिए सेव करके रख सकते हो। वहां पर भी तो डिपॉजिट कराना है ना, धंधा बंद करके थोड़ी ना जा रहे हो। तो अकॉर्डिंगली आप चाहो तो रिफंड ले सकते हो, या फिर आप इसे क्लेम कर सकते हो अगले 3B के अंदर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक बार ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल आपको देखने, मैं नहीं करवाऊंगा यार, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल करवा दिए, इससे अच्छे एग्जाम्पल करवा दिए मैंने। ये तो पप्पू एग्जाम्पल, बिल्कुल पप्पू, इसको देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा, ओरल कर देगा बच्चा, इसलिए मैं नहीं करवाऊंगा इसको, बिल्कुल ओरल है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर? यहां तक तो एज सच कोई दिक्कत की बात नहीं है, लगभग मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट्स कवर करा ही दिए हैं, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट, ये पॉइंट टू बी नोटेड है, ये सभी जने मेरे साथ देखेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात बोली है इसके अंदर, बोला कि अगर आपने अपना पिछला 3B फाइल नहीं करा, अगर आप QRMP में है, किस में है? QRMP अवेल कर चुके हैं, आपका एक क्वार्टर खत्म हुआ है, आपको इस क्वार्टर का क्या भरना है? 3B भरना है। जब तक ये 3B नहीं भरोगे अगले क्वार्टर का R1 नहीं भर सकते। जब तक आप पिछले क्वार्टर का 3B नहीं भरोगे अगले क्वार्टर का R1 नहीं भर सकते। बेटा ये छोटी छोटी पॉइंट है ना, ये MCQ में पूछ लिए जाते हैं आपसे, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर उठाकर पूछ सकता है कि मिस्टर एक्स फलाना फलाना है, उसने अपना 3B फाइल नहीं करा, क्या वो अपना अगला R1 फाइल कर सकता है? बच्चों को अगर ये छोटा सा पॉइंट पता नहीं हुआ तो 2 नंबर का MCQ उसके अंदर मात खा जाएंगे। तो मात नहीं खानी है, जीत के आना है, ठीक है। तो ये लिखा देखो, ऑप्टिंग फॉर QRMP शेल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज अंडर IFF, यहां तक कि IFF भी नहीं भर सकते आप। GSTR1 के आप IFF भी नहीं भर सकते, यानी यहां अगर 3B फाइल नहीं करा तो पहले महीने का जो IFF नहीं भर सकते, दूसरे महीने का IFF नहीं भर सकते, और तीनों महीनों का कंबाइंड GSTR1 भी आप फाइल नहीं कर सकते। He has not furnished the return of 3B of the preceding tax period। यानी अगर बिल्कुल नए नए आए हो, अगर बिल्कुल नए नए आए हो किसमें? QRMP में, तो पिछले महीने का 3B फाइल करके आना, और अगर ऑलरेडी QRMP में आ चुके हो, 1-2 क्वार्टर बीत चुके हैं, तो पिछले क्वार्टर का 3B फाइल करके आना। यानी आपका पिछला प्रीसीडिंग 3B फाइल होना जरूरी है, तभी आप अपना IFF या फिर उस पर्टिकुलर क्वार्टर का GSTR1 फाइल करके चल सकते हो। दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, ये भी मैंने यहां पर आपको रीड आउट समझा दिया, ठीक है। यस सर, तो यहां से हमारा QRMP शुरू हुआ था एंड वी हैव ऑलमोस्ट डन, हमने लगभग अपना QRMP खत्म कर ही लिया। अब एक पॉइंट बचता है और वो इंटरेस्ट को लेके बचता है। तो मैं कहूंगा साहब कि रीडिंग ब्रेक बनता है मेरे दोस्त, बिल्कुल बनता है। यहां तक रीडिंग कर लो। देखो 2 पॉइंट बड़े थे, एक डिपॉजिट वाला बड़ा था, और अब अगला जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी बड़ा है, क्योंकि वहां पर भी मुझे बहुत सारे एग्जांपल देने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने आपको क्या करा, पहले रीडिंग ब्रेक दिया, फिर डिपॉजिट पढ़ाया, अब रीडिंग ब्रेक दे रहा हूं, और फिर इंटरेस्ट पढ़ाकर फिर मैं या तो क्लास खत्म करेंगे या फिर अकॉर्डिंगली रीडिंग ब्रेक लेकर चलेंगे। तो यहां तक एक बार फिर से अच्छे से इन मेथड्स को समझ लो। ये जो मेथड मैंने बताया ना, मंथली डिपॉजिट ऑफ टैक्स वाले, सेल्फ असेसमेंट मेथड और फिक्स्ड सम मेथड, इसकी लैंग्वेज को बुक से पढ़ लो, जो एग्जांपल बुक में है वो भी देख लो एक बार, और मैं अपनी जो नोटिंग है वो भी यहाँ पर आप लोगों के लिए लगा देता हूँ जूम आउट करके, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा व्यू रह सके, ठीक है। ये देखो, ये मैंने आप लोगों के लिए जूम आउट कर दिया, ज्यादा जूम आउट हो गया ना, ये व्यूएबल है? हाँ सर, ये लगभग व्यूएबल है। तो सेल्फ असेसमेंट मेथड तो समझ में आ गया होगा,
ये यहां से मैं लगा देता हूं येलो सा, तो ये केस 2 से मैंने यहां पे लगा दिया, तो केस 2 और केस 3 आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं और ये मैंने आपके लिए कर दिया फुल स्क्रीन, और अब आप आराम से इसे यहां से एक बार वापस से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग ब्रेक दे रहा हूं, 5 मिनट बाद मिलते हैं आपसे। हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, रीडिंग हो गया आप सभी का, हाँ से रीडिंग हो गया, एंड हियर आई एम बैक विद ऑल ऑफ यू। वापस से अब मैं इसे जूम इन कर रहा हूं, और अब हम फाइनली QRMP स्कीम का जो लास्ट टॉपिक हमारे पास बच रहा है वो देखने वाले हैं। और जो लास्ट टॉपिक हमारे पास बच रहा है वो कौन सा बच रहा है? वो बच रहा है इंटरेस्ट। इसका इंटरेस्ट का, तो INTEREST। मुझे सभी जने बताएंगे कि क्या हम इंटरेस्ट से रिलेटेड पहले कुछ पढ़ चुके हैं? जी हाँ सर, जीएसटी के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों इंटरेस्ट को लेकर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन है, और वो है सेक्शन 50। जीएसटी के अंदर इंटरेस्ट को लेकर एक ही सेक्शन है, सेक्शन 50, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और उसका सब सेक्शन 1 बोलता है कि अगर कहीं पर भी आपको पेमेंट करना था, कहीं पर भी आपको पेमेंट करना था, और उस पेमेंट के को करने में अगर आपने डिले कर दिया, तो एट द रेट ऑफ 18% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मेरी लड़ाई यही है साहब, मेरी लड़ाई यही है कि सेक्शन 50 के अलावा तो किसी और सेक्शन से आप इंटरेस्ट लेवी कर ही नहीं सकते। पहली बात तो ये, कोई दूसरा सेक्शन है नहीं जो इंटरेस्ट की बात करता है। सेक्शन 50 ही है जो पावर देता है इंटरेस्ट लेवी करने की, और वो पेमेंट की बात करता है, वो पेमेंट की बात करता है। अब देखना कि इन्होंने करा क्या। इन्होंने QRMP का जो लॉ है वो ड्राफ्ट करते वक्त क्या लिखा पता है आपको? पहली बात तो सर्कुलर के थ्रू इंटरेस्ट लेवी करा। पहली बात तो सर्कुलर के थ्रू इन्होंने इंटरेस्ट लेवी करा, जो पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। आपको इंटरेस्ट लगाना है, नोटिफिकेशन लाना पड़ेगा साहब, कानून में लिखना पड़ेगा। सर्कुलर लाने से आप इंटरेस्ट नहीं लगा सकते। पहली चीज, पहली गड़बड़ मैंने आपको यहां बता दी कि जो इंटरेस्ट लग रहा है साहब प्रैक्टिकली वो सर्कुलर से लग रहा है। सर्कुलर सिर्फ और सिर्फ क्लैरिफिकेटरी नेचर का होता है, मैं चैप्टर 1 में समझा चुका हूं। सर्कुलर सिर्फ और सिर्फ क्लैरिफिकेटरी नेचर का होता है, करेक्ट? यस सर। तो पहली गड़बड़ तो ये साहब कि बिना नोटिफिकेशन के इंटरेस्ट लगा रहे हैं सर्कुलर के बेसिस पर, ओके। और दूसरा, सर्कुलर में इन्होंने लिखा साहब कि सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 पेमेंट वर्ड का यूज करा, और इंटरेस्ट कहां लगाना है पता है आपको? इंटरेस्ट लगा रहे हैं शॉर्ट पेमेंट ऑफ डिपॉजिट पर। 3 तरीके के ब्याज की बात की जाएगी, सुनो मेरी बात को। 3 टाइप ऑफ इंटरेस्ट, 3 टाइप्स, 3 तरीके हैं जहां पर आपके पास इंटरेस्ट लेवी होने की पॉसिबिलिटी है। पहला शॉर्ट डिपॉजिट, पहला शॉर्ट डिपॉजिट। दूसरा लेट फाइलिंग ऑफ GSTR 3B, लेट फाइलिंग ऑफ 3B। और तीसरा शॉर्ट डिपॉजिट पे लगाएंगे। अब GSTR 3B अगर आपने लेट फाइल करा तो, और लेट डिपॉजिट, शॉर्ट डिपॉजिट, लेट डिपॉजिट। तो एक काम करता हूं, मैं इसको नीचे कर देता हूं, तो आपके साथ डिपॉजिट का एक साथ ही मामला बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये इन्होंने यहां कर दिया था, लेट फाइलिंग ऑफ 3B और लेट डिपॉजिट, लेट डिपॉजिट। 3 जगहों पे ब्याज लगाया। मैंने कहा जी साहब यहां लगाया, ठीक है, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। यहां लगाया, यहां भी मुझे मंजूर है। हालांकि यहां भी मुझे दिक्कत है, मंजूर नहीं है साहब, ऐसे कैसे मंजूर है? ये मुझे मंजूर नहीं है, मुझे सिर्फ ये वाला मंजूर है, क्योंकि साहब लेट फाइलिंग ऑफ 3B का मतलब होता है पेमेंट, और आप सिर्फ पेमेंट पर ही 18% लगा सकते हैं। आप लेट डिपॉजिट पर या शॉर्ट डिपॉजिट पर सेक्शन 50 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्शन 50 डिपॉजिट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करता। I'm again telling you, आप चाहो तो जाके खोल लो पीछे किताब, सेक्शन 50 ओपन कर लो, बेयर रीडिंग वाला पोर्शन, और देखो वहां पर डिपॉजिट लिखा है कि पेमेंट लिखा है। वो पेमेंट की बात करता है, डिपॉजिट की बात नहीं करता। और इन्होंने क्या करा, अब ये तीनों तरीके का इंटरेस्ट मैं एक करके आपको समझाऊंगा। पहला तरीका कौन सा था? पहला कब ब्याज लगाएंगे साहब? शॉर्ट डिपॉजिट पर, लेट डिपॉजिट पर, लेट फाइलिंग ऑफ 3B पर। शॉर्ट डिपॉजिट का एग्जांपल ऑलरेडी दे चुका हूं, तो उसी एग्जांपल को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। ये रहा वो एग्जांपल। मैंने कहा था कि अप्रैल मंथ के अंदर, ये देखो यहां कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है? आपको अप्रैल मंथ दिख रहा है सबसे ऊपर? हाँ सर, फर्स्ट मंथ था, अप्रैल मंथ था। 200 रुपए का मेरे हिसाब से डिपॉजिट बना था, मैंने 200 रुपए डिपॉजिट करा दिया। सर कितनी तारीख को कराया साहब? कितनी तारीख तक कराना होता है? PMT 06 से डिपॉजिट कराया, 25 तारीख तक डिपॉजिट कराना होता है। मैंने कहा साहब मैंने तो 20 तारीख को ही करा दिया, अगले महीने की 20 तारीख को। एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ,
आप चाहो अगले महीने की 5 तारीख को करा दो, 10 को करा दो, 15 को करा दो, आपकी इच्छा। मेरे एग्जांपल में मैं क्या ले रहा हूं, 20 तारीख। ठीक है सर, ओके। यानी कि आपके हिसाब से अगर यह लिखूं मैं तो 20 अप्रैल के बाद में क्या आता है, मई, 20 मई। तो दोस्त मेरे 20 मई को मैंने मेरा 200 रुपया डिपॉजिट करा दिया। बाद में मुझे पता चला मई खत्म होने के बाद कि साहब कोई डेबिट नोट, क्रेडिट नोट इशू हो चुका है मेरी परचेज या मेरी सेल को लेकर, या फिर मेरी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हुई। भाई कैलकुलेशन में भी तो गड़बड़ हो सकती है ना, आपने गलत एस्टिमेट लगा लिया 200 रुपए का, आपने अपने आईटीसी गलत एस्टिमेट कर लिया, आउटपुट लायबिलिटी गलत एस्टिमेट कर ली, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो कैलकुलेशन एरर भी हो सकती है और डेबिट नोट, क्रेडिट नोट भी फर्दर इशू हो सकता है। जो भी मानो, हमने क्या बोला कि साहब 1000 हो गई 1100, चेकिंग करने पे पता चला, और 800 हो गया 700, यानी साहब यहाँ 200 नहीं, यहाँ 400 का जूता लग गया। डिपॉजिट करना था 400, डिपॉजिट कराया 200, तो 200 का शॉर्ट डिपॉजिट है। डिपॉजिट कितना होना चाहिए था 20 मई को, 400 होना चाहिए था, हुआ कितना 200। तो 200 का क्या हो गया दोस्त, इसको बोलते हैं शॉर्ट डिपॉजिट। शॉर्ट डिपॉजिट, और गवर्नमेंट कहती है साहब इस पर हम लेंगे आपसे इंटरेस्ट, जबकि सेक्शन 50 इसकी पावर आपको नहीं देता, सेक्शन 50 पावर नहीं देता। हमने कहा ठीक है साहब, शॉर्ट डिपॉजिट पे आप ब्याज लोगे, वही साहब सेक्शन 50 की पावर लगा रहे, 18% से ब्याज लेंगे। कब से कब तक, कब से कब तक, टाइम पीरियड क्या रहेगा, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो ड्यू डेट थी, ड्यू डेट क्या थी साहब इसकी 25 मई, तो 25 मई से लेकर जिस तारीख को आप एग्जैक्टली डिपॉजिट करा रहे हो, तो अगर मैं एग्जांपल लूं कि साहब मई और अप्रैल का जो क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन करके मुझे पता लगा कि साहब ये गड़बड़ हो गई है, 400 डिपॉजिट कराना पड़ेगा, 400 डिपॉजिट कराना पड़ेगा। ये 400 मैंने डिपॉजिट कराया, फॉर एग्जांपल मई के बाद जून आता है ना, तो 10 जून पकड़ लो, 10 जून को मैंने डिपॉजिट कराया, तो मेरे दोस्त 25 मई से 10 जून तक का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। 25 मई टू 10 जून तक का आपको इंटरेस्ट पे करके चलना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना। हाँ जी सर, ये बात तो समझ में आ गई। और सिर्फ ये फंडा कहां लगेगा पता है, सेल्फ असेसमेंट वाले में, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट में ही तो गड़बड़ होगी। तो शॉर्ट डिपॉजिट पर इंटरेस्ट लगेगा सिर्फ सेल्फ असेसमेंट पे। गवर्नमेंट कितनी होशियार है, गवर्नमेंट के साहब हमारे हिसाब से फिक्स्ड डिपॉजिट ले लो, फिक्स्ड सम मेथड ले लो। अगर तुम फिक्स्ड सम मेथड ले लोगे तो हम इंटरेस्ट नहीं लगेंगे, फिर भले ही शॉर्टफॉल आ रहा हो, क्योंकि हमने तो बोला ना फिक्स्ड सम, एक मुश्त अमाउंट जमा करा दो 35% या फिर 100% अगर पहला क्वार्टर है तो बात करो। अब हमें मतलब नहीं है कि एक्चुअल क्या है और डिफरेंस आ रहा है क्या, शॉर्ट उस वक्त भले ही शॉर्ट आ जाए लेकिन फिर भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो अगर एग्जाम में तुमसे पूछता है कि फिक्स्ड सम में शॉर्ट पेमेंट, शॉर्ट डिपॉजिट होने पर इंटरेस्ट लगेगा, जवाब देना नहीं। अगर सामने वाले ने फिक्स्ड सम मेथड ऑप्ट करा है तो क्या शॉर्ट पेमेंट पर, शॉर्ट डिपॉजिट पर इंटरेस्ट लगेगा? नो नो नो, ओनली इंटरेस्ट लेविएबल इन केस ऑफ शॉर्ट डिपॉजिट इज इन केस ऑफ सेल्फ असेसमेंट मेथड। ओनली इन केस ऑफ सेल्फ असेसमेंट मेथड में ही, अगर आपने खुद से कैलकुलेशन कर रहे हो, अच्छा हमारी बात नहीं मान रहे, हमने कहा फिक्स्ड सम दे दो, नहीं मान रहे, सेल्फ असेसमेंट में जा रहे हो, ठीक है तो करो कैलकुलेशन, अगर शॉर्टफॉल आया ब्याज लगाएंगे, इतनी सी बात है। लेट डिपॉजिट, देखो भैया लेट डिपॉजिट पे तो चलो ठीक है लगना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है, लेकिन मैं कहता हूं सेक्शन 50 की पावर से नहीं लगना चाहिए। इसके लिए तुम अलग से प्रोविजन बना दो तो फिर ठीक है, लेकिन सेक्शन 50 की पावर से नहीं लगा सकते, क्योंकि डिपॉजिट की बात सेक्शन 50 नहीं करता, पेमेंट की बात करता है। सेट ऑफ कराने में देरी कर रहे हो तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आ जाओ, और वो भी किस पे, नेट टैक्स लायबिलिटी पे, ना कि आपकी टोटल पे। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। आ जाओ साहब, लेट डिपॉजिट पर सेम टू सेम है यार, डिपॉजिट जितना लेट करोगे, तारीख क्या दी थी, 25 तारीख दी थी ना, 25 दी थी ना, हाँ से 25 दी थी, तो दोस्त 25 से कितना डिले करा आपने, 30 तारीख को कर रहे हो तो 5 दिन का डिले, तो 5 दिन पर दे दो, सिंपल सी बात है, 18% से रेट वही है भाई। अगले महीने की 25 तारीख तक का टाइम दिया ना तुमको, 25 तक का टाइम दिया ना डिपॉजिट कराने के लिए, PMT 06। अब 25 के आगे जितना डिले करोगे उतने दिन पे इंटरेस्ट लगकर चलेगा। और लेट फाइलिंग ऑफ 3B तो मैंने बता दिया, 3B आपको क्वार्टर का फाइल करना था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अप्रैल मई और जून की बात कर रहा हूं, तो अप्रैल मई जून के रेस्पेक्ट में आता है आपके पास में जुलाई, राइट, यस सर। तो जुलाई की या तो 22 तारीख या फिर 24 तारीख अकॉर्डिंगली। अब जितना डिले करोगे, अगर 30 तारीख करोगे, अगले महीने में जाओगे, तो अकॉर्डिंगली उतने दिनों पर जितना तुमने डिले करा है 18% से तुम्हें टैक्स देकर चलना पड़ेगा। ध्यान रखना, नेट टैक्स लायबिलिटी मतलब कि आईटीसी लेस करने के बाद जो कैश में तुम्हें देना था उसके ऊपर, जो कैश में तुम्हें देना था उसके ऊपर। वो सेक्शन 50 वाला वही प्रोवाइजो, सब सेक्शन 1 का प्रोवाइजो जो था सेक्शन 50 का,
सब सेक्शन 1 का प्रोवाइज वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। और इसी के साथ मैंने आपका इंटरेस्ट वाला टॉपिक भी खत्म कर दिया। बुक में आ जाएंगे और फटाफट से बुक से आके इंटरेस्ट वाले टॉपिक को भी एक बार रीड आउट कर लेंगे। तो मेरे दोस्त ये देखो साहब, शॉर्टफॉल इन अमाउंट डिपॉजिटेड फिक्स्ड सम में हो या सेल्फ असेसमेंट में हो, सर फिक्स्ड सम में हो, नो इंटरेस्ट इज लेवेबल, इंटरेस्ट विल बी लेवेबल, पहला इंटरेस्ट। दूसरा तरीका, डिले इन डिपॉजिट, डिपॉजिट में देर कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, एट द रेट ऑफ 18% फ्रॉम द ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या थी? ड्यू डेट क्या थी? अरे डिपॉजिट की ड्यू डेट क्या थी भाई? 25 तारीख। मैंने भी तो ये लिखा था। कहां लिखा था? 25 तारीख से 18 तारीख। मैंने भी तो ये लिखा था। ये रहा 25 तारीख से 10 तारीख। हमारे एग्जांपल में क्या था? 25 से 10, 25 मई से 10th ऑफ जून, ड्यू डेट से डेट ऑफ पेमेंट तक। तो हमारे यहाँ पे ड्यू डेट क्या है? ये रहा, और टिल द डेट ऑफ मेकिंग द पेमेंट। हालांकि पेमेंट नहीं है, डिपॉजिट है भाई, डिपॉजिट है। और सेल्फ असेसमेंट मेथड में सेम चीज वही, ड्यू डेट से लेकर पेमेंट तक, वो तो दोनों में सेम ही रहेगी। और डिले इन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B, तीसरे तरीके का इंटरेस्ट जो लगेगा। पहला इंटरेस्ट शॉर्ट पे, दूसरा इंटरेस्ट डिले इन डिपॉजिट पे, तीसरा इंटरेस्ट फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B पर, उसमें अगर डिले कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, जो भी ड्यू डेट था फाइल करने का ड्यू डेट अगर आपकी 22 तारीख थी तो 22 तारीख से कैलकुलेशन चालू करोगे अगली, मतलब 23 तारीख से। और अगर आपके लिए 24 तारीख थी तो 25 तारीख से आप कैलकुलेशन चालू करके चलोगे। सेक्शन 50 के हिसाब से 18% आपको देके चलना पड़ेगा। और छोटा सा बिल्कुल पप्पू सा और बेकार सा ये आपके दो एग्जांपल है जो आपको देखने हैं। दोस्त बिल्कुल पप्पू है इसलिए नहीं करा रहा हूं, अच्छे होते तो कराता। और फिर अदर रिटर्न्स यानी आगे की बात होकर चलेगी, दूसरे कौन कौन से रिटर्न्स जीएसटी के अंदर फाइल होते हैं हम वो देखेंगे। तो फटाफट से मुझे एक छोटी सी समरी करवा दो यार कि आखिर मैंने क्या देखा। मेरी बात को ध्यान से सुनना दोस्त। मैंने सबसे पहले पिछली क्लास में आपको क्या समझाया? मैंने आपको पढ़ाया नॉर्मल सिस्टम ऑफ रिटर्न फाइलिंग, नॉर्मल सिस्टम ऑफ रिटर्न फाइलिंग अंडर जीएसटी। इस सिस्टम के अंदर मैंने आपको पढ़ाया इस सिस्टम के अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया? इस सिस्टम के अंदर मैंने आपको पढ़ाया कि साहब अगर आपका मंथ खत्म होता है, टैक्स पीरियड एंड होता है, तो टैक्स पीरियड एंड होने से कितने दिन के अंदर मेरे दोस्त? 11 डेज के अंदर, यानी 11th तारीख तक आपको अपना GSTR 1 भर देना है। नेक्स्ट डे लॉजिकली देखा जाए तो लेकिन वो अब इलॉजिकल हो जाएगा, तो नेक्स्ट डे नहीं बोल सकते, 14th को बोलेंगे। 14th डे आपको आपका 2A 2B मिल जाएगा। और अब नॉर्मल वाले में हो तो 20th आपकी क्या होगी? GSTR 3B की लास्ट डेट होगी। ये मैंने आपको क्या सिखाया? ये मैंने आपको सिखाया नॉर्मल सिस्टम। 11 तारीख तक GSTR 1 भरेंगे, 14 तारीख को 2B मिलेगा, 20 तारीख को 3B फाइल करना पड़ेगा। दिस इज द नॉर्मल। अब आ जाओ साहब, नॉर्मल के बाद मैंने आपको आज बताया QRMP। हालांकि आपने खुद ने देख लिया कितनी खिचड़ी थी साहब। अब आप खुद देखो कि ये QRMP लाने से क्या बेनिफिट हुआ। मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी, आप खुद देखो कि कितनी खिचड़ी, ब्याज की खिचड़ी। अभी कंप्लायंस बढ़ाया कि कंप्लायंस कम कर दिया? अब वो बेचारा कैलकुलेशन करे, गड़बड़ है, इंटरेस्ट भरे, तो इंटरेस्ट भी तो भरना पड़ रहा है उसको भी, तो उसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, माथाफोड़ी करनी पड़ेगी। कंप्लायंस कहां कम हो गया साहब? IFF अलग डालो, डिपॉजिट अलग करो, डिपॉजिट में कमी होगी तो ब्याज भरो, सेल्फ असेसमेंट मेथड ले नहीं सकते। और अगर फिक्स्ड सम लूं, मेरा नहीं बन रहा तो भी 35% चालान भरना पड़ेगा, मेरा तो बन नहीं रहा, मेरे पास ITC बहुत पड़ा है तो भी फिक्स्ड सम में जाऊंगा तो दिक्कत। समझ लो ना तुम मेरी बात को, कंप्लायंस बढ़ा कि कम हुआ? माथाफोड़ी बढ़ी। हालांकि मुझे नहीं पता प्रैक्टिकली क्या हुआ, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में एक एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड हो गया इतना बड़ा, पहले नहीं था ये। पहले मैं बस इतना पढ़ाकर और ये नॉर्मल सिस्टम जो था इसका ये समरी करा के छोड़ देता था, बच्चा खुश, मैं भी खुश। अभी इतना बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर आपके पास में उसकी एलिजिबिलिटी, ड्यू डेट, PMT 06 भी याद रखना पड़ेगा, 3B के लिए डेट चेंज हो गई, 2B की अकॉर्डिंगली डेट चेंज हो गई, जहां 12 तारीख को जनरेट होता था 14 तारीख को जनरेट होता है। तुम्हारे लिए एक टॉपिक जरूर गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। तो हाँ, क्या आया साहब? QRMP, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली डिपॉजिट, MM सर के हिसाब से, पेमेंट गवर्नमेंट के हिसाब से। हालांकि नाम में गड़बड़ है, पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि अगर पेमेंट बोल रहे हो तो 3B बोल रहे हो, और 3B को तुम ऑलरेडी क्या बोल रहे हो? क्वार्टरली। हा, चलो छोड़ो, आओ इधर। इसके अंदर क्या सिखाया? सेम टू सेम फंडा अगर यहां लगाओ तो सर, यहां अगर आपको फंडा आप लगाओगे टाइमलाइन के ऊपर, तो हमने सीखा टैक्स पीरियड खत्म होगा। टैक्स पीरियड क्या होगा यहाँ पर? क्वार्टर खत्म होगा। यस सर। तो क्वार्टर खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? 13 दिन के अंदर, 13th डे पर आपके पास 13 दिन के अंदर अंदर 1 फाइल हो जाना चाहिए, और 22 और 24 पे अकॉर्डिंगली आपके पास आपका R3B हो जाना चाहिए। बीच में 14th डे पर अकॉर्डिंगली आपका 2B जनरेट हो जाएगा। लेकिन यहां पर कुछ काम क्वार्टर के दौरान भी करना है, जैसे कि फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ। फर्स्ट मंथ में एक तो IFF का लोचा रहेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा
डिपॉजिट की प्रॉब्लम भी रहेगी, तो आईएफएफ और डिपॉजिट का भी आपको अकॉर्डिंगली ध्यान रख के चलना पड़ेगा। तो साहब ये था क्यूआरएमपी का सिलसिला। इसी के साथ आज की क्लास हम खत्म करेंगे और अगली क्लास में बचे हुए रिटर्न्स को भी देखते चलेंगे और शायद